तो आज अपन देख रहे हैं आज फूड फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन जल्दी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? फूड की बात करेंगे। तो फूड क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो अपन को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इस दौरान इनके अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या है, घटक या कंपोनेंट है, जिसके अंदर अपन डिफरेंट डिफरेंट तरह की बात करते हैं। जिसमें अपन सबसे पहला लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फिर विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, और इनमें जब अपन लेते हैं तो शुरुआत वाले तीन को अपन क्या बोलते हैं कि ये क्या है? प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड के ऊपर काम करते हैं। और जबकि ये जो पीछे वाले तीन है ये किसके ऊपर काम करते हैं? प्रोटेक्टिव। किसके अंदर? प्रोटेक्टिव। यानी ये आपकी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि उपापचय जो असामान्यता है, उनसे अपन का सारी बॉडी को क्या करते हैं? बचाने का काम करते हैं। जबकि ये जो है मुख्य क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो अभी फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर अपन इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फूड क्या है? फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, एनर्जी एंड सपोर्ट फॉर द बॉडीज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, क्या करता हूं? न्यूट्रिशन देता हूं, एनर्जी देता हूं, बॉडी को सपोर्ट करता हूं। किसके लिए? विभिन्न प्रकार की फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस बॉडी के अंदर चल रहे हैं, उनके अंदर क्या किसकी जरूरत है आपको? फूड की या खाद्य पदार्थ की जरूरत है। ठीक है, तो फूड की अगर इंपोर्टेंस की अगर बात करें अपन, तो इसका इंपोर्टेंस क्या है कि क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। कैसे प्रोवाइड करता है एनर्जी? तो अपन देख चुके कि कार्बोहाइड्रेट जब भोजन के रूप में बॉडी के अंदर जाता है तो उनको किस फॉर्म में? डाइजेशन के द्वारा सरल रूप के अंदर तोड़ा जाएगा। किस रूप में? सरल रूप में तोड़ा जाएगा। ठीक है, और सरल रूप में तोड़ने के बाद अपन को क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। और इसी ग्लूकोज को हर एक सेल के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाएगा और इससे क्या निकाली जाएगी? एनर्जी, जो कि किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में। यानी क्या बोला मैंने कि ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर दूसरा, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर। बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है तो अपन बोलते हैं भाई ग्रोथ और रिपेयर के अंदर कौन मदद करता है? प्रोटीन मदद करता है। अपन ये बोलते हैं कि जो बॉडी के अंदर मेन एनर्जी देने वाला जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो कार्बोहाइड्रेट है। फिर अपन बोलते हैं ग्रोथ, रिपेयर एंजाइम के फॉर्म में काम करता है, कहीं कहीं पे हार्मोन के फॉर्म में काम करता है। तो वहां पे कौन काम करता है? प्रोटीन। तब अपन तीसरा बोलते हैं कि भाई फैट का क्या काम हुआ कि ये क्या है? स्टोर्ड रूप में या लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, तब कौन काम आएगा? फैट। कार्बोहाइड्रेट हमेशा क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है, हाथों हाथ एनर्जी देगा। ठीक है, फिर बॉडी के जो सारे के सारे प्रोसेस है उनको क्या करता है? रेगुलेट। अभी बात कर ली थी हार्मोन जो है किससे बनते हैं? प्रोटीन से लिपिड या स्टेरॉइड से बनते हैं। इसी प्रकार अपन ने देखा था कि एंजाइम किससे बनते हैं? केवल और केवल प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, और इम्यूनिटी देने के लिए भी क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार की विटामिन भी काम करती है और विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडीज जो है यानी WBC वगैरह क्या काम करती, तो वहाँ पे भी क्या होता है? प्रोटीन का या इन पदार्थों का क्या होता है? रोल होता है। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस करना, ठीक है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ना, ये डिजीज से बचने के लिए अब मैंने बात करा क्या वो प्रोटेक्टिव वाला, यानी कि मिनरल्स है, विटामिन है, वाटर वगैरह, ये सारे क्या है? प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, यानी कि बॉडी को विभिन्न
विभिन्न प्रकार की उपापचय असामान्यता से क्या करते हैं, बचाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात कर दी इंपॉर्टेंस, फूड का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, फिर है कि फूड के अलग अलग टाइप क्या है, तो अभी अपन ने पहले बात ही कर ली थी, क्या है कि सबसे पहले ऐसे फूड जो क्या करते हो, अपन को एनर्जी देते हो। तो एनर्जी देने का काम कौन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। मेन प्राइमरी जो आपका एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कंज्यूम हो गया, तब उस दौरान एनर्जी के फॉर्म में किसको यूज किया जाएगा, फैट को। और फैट भी अगर बॉडी के अंदर कंज्यूम हो गया तो लास्ट के अंदर जो एनर्जी के फॉर्म में किसको यूज करता है, बॉडी प्रोटीन को यूज करता है। और जब भी बॉडी प्रोटीन को एनर्जी के फॉर्म में यूज करेगी, बॉडी के अंदर क्या बनेगी, कीटोन बॉडीज बनेगी। क्या बनेगी, कीटोन बॉडीज। वो कीटोन बॉडीज कुछ तो ब्रेन के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी और कुछ क्या होगी, यूरिन के साथ एक्सिस जो है वो यूरिन के साथ बाहर निकलेगी। यानी आपका यूरिन के अंदर कीटोन बॉडी आ रही है, यानी कि कीटोन यूरिया। ठीक है, कीटो यूरिया या कीटोन यूरिया, कीटोन प्लस यूरिया यानी साथ में मिला के बोलते हैं कीटोन यूरिया। ठीक है, और ब्रेन के अंदर जो है कीटोन बॉडीज के डिपॉजिट होने की वजह से ब्रेन के अंदर मेंटल रिटार्डेशन आ जाएगा, यानी वो व्यक्ति पागल भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये सारी चीजें वो किस ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका बॉडी जो है एनर्जी के फॉर्म में किसको यूज कर रहा है, प्रोटीन को यूज कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि मसल्स जो है ग्रोथ होना, यानी कि उसमें एक्टिन के फिलामेंट है, ठीक है, मायोसिन है, ये सारे वहां पे क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो मसल्स ग्रोथ जो है उसके अंदर कौन मदद करता है, प्रोटीन। ठीक है, क्या हो गया, कौन सा, टच हो गया था क्या, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि इस जो कमांड लेट ले रहा है, लिखने के अंदर कमांड थोड़ी सी लेट लेता है, पता नहीं क्या रीजन। तो ठीक है, तो अपन क्या बात कर रहे थे कि फूड के टाइप क्या क्या है। ठीक है, अब दूसरा मैंने क्या बोला, बॉडी बिल्डिंग के अंदर मदद करते हैं, जिसके अंदर मैंने क्या बोला, कौन मदद कर रहा है, प्रोटीन मदद कर रहा है। ठीक है, फिर प्रोटेक्टिव, अभी मैंने बोला फूड दो प्रकार का हुआ, एक तो प्रोटेक्टिव और दूसरा एनर्जी क्यों, यानी कि प्रोक्सीमेट। प्रोक्सीमेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीन ये प्रोक्सीमेट के अंदर प्रिंसिपल के ऊपर काम करेंगे, जो मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट होंगे। ठीक है, लेकिन बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से आपको डिजीज से बचाने का जो काम कर देंगे वो कौन चाहिए, उसके लिए विटामिन चाहिए और क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। नहीं नहीं नहीं, प्रोक्सीमेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, तीनों के तीनों किस में आते हैं, प्रोक्सीमेट। फूड को दो भागों में बांट दो, एक प्रोक्सीमेट जो मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है, बॉडी के अंदर बिल्डिंग मैकेनिज्म के अंदर मदद कर रहे हैं, और अगला कि प्रोटेक्टिव, यानी बॉडी को विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बचाते हैं, और उसके अंदर क्या आते हैं, विटामिन आते हैं और मिनरल्स आते हैं। ठीक है, और रेगुलेटरी के अंदर तो सीधा क्या, वाटर है। इसके अलावा पीछे मैंने क्या लिख रहा है, रफेज, रफेज का मतलब डाइटरी जो फाइबर होते हैं आपकी बॉडी के, क्या करते हैं, आपके गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, बॉवल मूवमेंट सही तरीके से हो, इसके लिए कौन क्या चाहिए आपको, बॉडी के अंदर फाइबर। फाइबर का मतलब सीधा समझना है अपन को, क्या, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का मतलब ये डाइजेस्ट नहीं होगा, तो डाइजेस्ट नहीं होगा तो बॉडी में जरूरी क्यों है, क्योंकि आपकी जो बॉडी के अंदर जो फाइबर की जो पूर्ति है वो किसके द्वारा होती है, सेल्यूलोज से। ठीक है, तो रफ एज का मतलब क्या हुआ, फाइबर, डाइटरी जो फाइबर है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, रेगुलेटरी। तो एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के फूड के अंदर कंपोनेंट, यानी कि फूड के टाइप हो सकते हैं। ठीक है, फिर अगला, अब कि न्यूट्रिशन से क्या समझते हैं अपन ने देखा कि फूड, तो फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मतलब उस फूड को यूज करना, जो भी फूड है उसको यूज करके अल्टीमेटली क्या बनाना, एनर्जी। अब एनर्जी के फॉर्म में भी उसको बन गया। अब दूसरे अलावा एनर्जी से क्या होगी, आपकी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की मसल ग्रोथ हो रही, तो वो भी क्या है, न्यूट्रिशन की वजह से हुई। यानी कुल मिला के बॉडी के अंदर क्या करना, उस चीज को क्या करना, कंज्यूम करके यूज करना। बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की
कुछ किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही हो, उसके अंदर क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आपके फूड का जो कंटेंट है वही क्या करा जा रहा है, यूज करा जा रहा है। यानी कि क्या हो रहा है आपके अंदर, न्यूट्रिशन की प्रक्रिया या पोषण जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो द प्रोसेस, हाँ, तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट, भोजन अंदर लिया, ठीक है, डाइजेस्ट करा, एब्जॉर्ब करा एंड यूटिलाइज। यूटिलाइज का मतलब वो उसकी दैनिक क्रियाओं के अंदर क्या हो रहा है, उससे एनर्जी मिली और उस एनर्जी को क्या करेगा, ग्रोथ के अंदर यूज करेगा, एनर्जी मिलेगी और उसके अंदर क्या होगा, हेल्थ इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूं। अब न्यूट्रिशन किस किस प्रकार का हो सकता है, अपन ने देखा टाइप का, फूड का टाइप अलग अलग प्रकार का है, तो न्यूट्रिशन के भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो या तो ऐसे एनिमल या सजीव जो क्या करते हो, अपना खाना लेने के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हो, जैसे अपन करते हैं। अपन खाने को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपन क्या करते हैं, पकाते हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिला के अपन क्या है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, और दूसरों के ऊपर जो भी एनिमल डिपेंडेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, विषमपोषी। क्या बोलते हैं, विषमपोषी, यानी कि हेट्रोट्रोपिक। क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोपिक। लेकिन कुछ ऐसे सजीव या लिविंग बीइंग होते हैं जो क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो खुद प्रोड्यूस करने के लिए उनकी सेल के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का कोशिकांग चाहिए, और ऐसा कोशिकांग किसके पास होता है, पादपों के पास, या हरे पादप जिसको अपन बोलते हैं, उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। क्या होता है, हरित लवक। और इसके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, और वो पिगमेंट क्या करते हैं, अपने सनलाइट और CO2 को यूज करते हुए क्या करते हैं, अपना खुद का भोजन खुद बना लेते हैं। और खुद बना लेते हैं यानी कि ग्लूकोज बना लिया। क्या बना लिया, ग्लूकोज बना लिया, और उस ग्लूकोज को यूज कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा अगर ग्लूकोज है, इसी ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, स्टार्च। तो आपके एक टेस्ट के अंदर आज सवाल भी था, क्या सवाल था, कि पादपों के अंदर जो है भोजन का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के रूप, एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। उसी प्रकार से एनिमल के अंदर जो है शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं वो क्या होता है, ग्लाइकोजन। ये भी एक प्रकार का क्या है, पॉलीसेकेराइड। समझ में आई बात। तो क्या है, पादप के अंदर ध्यान रखना स्टार्च, ठीक है, लेकिन जंतु के अंदर क्या है, ग्लाइकोजन। दोनों ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी कि पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कि मोनोसेकेराइड की 10 या 10 से ज्यादा यूनिट, 10 तक हो या 20 तक हो तो उसको क्या बोलते हैं, देखो एक होता है 10 तक, उसको नाम देते हैं ओलिगो। क्या नाम देते हैं, ओलिगो। मोनो यानी एक यूनिट, डाई का मतलब 2, 10 तक यानी कि ओलिगो, और 10 से ज्यादा यानी पॉलीसेकेराइड। समझ में आई बात। ठीक है, अब फिर तो मैंने बात कर ली कि भाई ऑटोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक के अंदर तो अपन क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रोपिक होते हैं, और फिर प्लांट तो ऑटोट्रोपिक के अंदर है ही। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना खाना जो है वो क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, और अपन उन्हीं खाने के ऊपर अपन डिपेंड रहते हैं। यानी कि पादप जो ग्लूकोज बना रहा है, या पादप के पास जो भी फूड मैटर है वो क्या कर रहे हैं, अपन लेके उसको ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो अपन कैसे हैं, विषमपोषी या परपोषी या हेटेरोट्रोपिक, कुछ भी बोलो। ठीक है, तो ये बात हो गई। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि प्लांट ही तो है ही ऑटोट्रोपिक, ठीक है, इसके अलावा मोनेरा के अंदर कुछ ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया भी होते हैं, साइनो बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं अपन, ब्लू ग्रीन एल्गी। वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फोटो क्या बोलते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कौन, कुछ बीजी है यानी साइनो बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटिस्टा के अंदर भी कुछ ऐसे क्या होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं जो क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल अपन लेते हैं क्या, युगलिना। युगलिना किसका मेंबर है, 5 किंगडम के अंदर अगर मैं बोलूं युगलिना किसका मेंबर है, प्रोटिस्टा का है, सेकंड नंबर वाला। प्रोटिस्टा कैसे हैं, एक कोशिकीय हैं लेकिन कैसे, यूकैरियोटिक। तो युगलिना इसी ऐसा प्रकार का सजीव है, जब उसको अगर लाइट अवेलेबल हो जाए तो वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, लेकिन जैसे ही अगर लाइट उसको मिलना बंद हो जाए तो वो क्या करता है, परपोषी यानी कवकों की तरह वो क्या करता है, सड़े गले मर्द कार्बनिक पदार्थों से क्या करता है, अवशोषण की विधि के द्वारा क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। यानी कि एनिमल की तरह ही बिहेव कर रहा है और
प्लांट की तरह, दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए अपन बोलते हैं युगलिना है जो है पादपों व जंतुओं के बीच की योजक कड़ी मानते हैं उसको। लेकिन फंजाई के अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं दर्शाई जाती है, तो इसलिए फंजाई को जनरली क्या करते हैं, प्लांट के अंदर ही कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल। लेकिन युगलिना को क्या बोलते हैं कि ये पादप की तरह ही बिहेव कर रहा है और जंतु की तरह ही बिहेव कर रहा है। उसी प्रकार अपन वायरस के अंदर देख रहे थे, ये निर्जीव की तरह ही बिहेव कर रहा है और सजीव की तरह, तो दोनों के बीच की योजक कड़ी बोल दी। जैसे अपन पक्षी और सरीसृप के बीच में देखते हैं, यानी जो रेप्टिलिया है और जो एबीज है, दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक में अपन बोलते हैं आर्कियोप्टेरिस। ऐसा एक विलुप्त सजीव है, सजीव था जो क्या था, ऐसा था कि जिसके अंदर चोंच भी थी और दांत भी थे, डायनासोर की तरह उसकी संरचना थी। एक्चुअली वो क्या था, उसका नाम था आर्कियोप्टेरिस। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं कि ये बर्ड और रेप्टिलिया के बीच की क्या है, कनेक्टिंग लिंक। क्यों? बीक किसका कैरेक्टर है, बीक यानी चोंच, चोंच का पाया जाना किसका कैरेक्टर है, बर्ड्स का। लेकिन अगर उसके अंदर दांत हैं, पक्षी में क्या दांत होते हैं, नहीं होते, तो दांत किसका कैरेक्टर है, रेप्टिलिया का, सरीसृप जिसके अंदर है। तो इसका मतलब ये, इसके अलावा भी और खूब तरह के कैरेक्टर है, तो मैंने एक कैरेक्टर बताई। हाँ बिल्कुल। तो इस तरीके से क्या है कनेक्टिंग लिंक, यही आपको ये कनेक्टिंग लिंक सारी क्या बतवाती है, ये क्या करते हैं, इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट आया, किस तरीके से किन से कौन सा सजीव बना, तो ये इवोल्यूशन को बताती है सारी, कनेक्टिंग लिंक का प्रेजेंट होना ये चीज बताता है। ठीक है, तो और भी खूब सारे के फाइलम के अंदर अलग अलग तरह की कनेक्टिंग लिंक अपन देखते हैं। ठीक है, तो इतना डिटेल अपने नहीं देखना, अपने क्या है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर इसके बाद में न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिएंट्स। अब ऐसे पदार्थ जो क्या करते हो, किसी भी सजीव को पोषण देते हो, क्या है, न्यूट्रिएंट्स। और इसके अंदर अपन ने, फिर मैंने क्या बोला, जो ज्यादा मात्रा में चाहिए और जो कम मात्रा में चाहिए, तो इस आधार पे अपन क्या बांट लेते हैं दो भागों में, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि वृहद पोषक और लघु पोषक। ठीक है, तो ये जहां पे मैंने क्या बात करी, मैक्रो न्यूट्रिएंट का यानी क्या है, वृहद पोषक। ठीक है, फिर तो न्यूट्रिएंट्स आर द एसेंशियल केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड और रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। अब फूड के अंदर है क्या, न्यूट्रिएंट्स, और वही क्या कर रहे हैं, बॉडी को पोषण देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या वृहद पोषक, नाम से पता चल रहा है ज्यादा मात्रा में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना मात्रा में चाहिए, लेकिन विटामिन अपन क्या बोलते हैं, बहुत लघु, मिनरल्स, आयरन, ये क्या है, बहुत कम मात्रा में, किसकी तुलना में, वृहद पोषकों की तुलना में। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में अपन क्या जानते हैं, इसके फॉर्मूले में क्या होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इनका रेशियो क्या है, 1:2:1, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन उस कंपाउंड के अंदर जितने हैं उससे हाइड्रोजन जो होंगे वो क्या होंगे, डबल होंगे। क्या होंगे, डबल। और आपको पूछे, अगर कहीं से पूछ ले के ये ग्लूकोज जो आप देखते हो और पढ़ते हो, ठीक है, या आप खाते हो, इस ग्लूकोज के अंदर कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, ग्लूकोज के अंदर कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, केमिस्ट्री का फंक्शनल ग्रुप जिसको बोलते हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है, अपने कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ईथर है, क्या है, एस्टर है, क्या है, तो ये क्या होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं। क्या होता है, एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। समझ में आई बात। लेकिन एक आपका दूसरा और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज कैसी शुगर है, कीटोनिक शुगर है, उसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। क्या है, याद रखना, एक तो ग्लूकोज के अंदर तो क्या है, एल्डिहाइड यानी CHO, एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब होता है CHO। लेकिन जो आपका फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज के अंदर क्या होता है, इधर कोई R ग्रुप हो सकता है, फिर बीच में क्या होना चाहिए, C डबल बॉन्ड हो, और इधर भी कोई R ग्रुप रिचेन हो सकती है।
तो अगर किसी में C डबल बॉन्ड O अगर हो, यानी कीटोन ग्रुप हमेशा क्या होता है, बीच में जुड़ेगा, एंड के ऊपर नहीं रह सकता। समझ में आई बात? तो कुल मिला के अपन को ध्यान रखना है कि फ्रक्टोज जो होती है वो कीटोनिक शुगर होती है, जबकि ग्लूकोज है जो कैसी है, एल्डिहाइड शुगर है। कैसी है? एल्डिहाइड शुगर। इतना ही ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। तो अपन कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या बात कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इनका रेशियो क्या है, 1:2:1। ठीक है। फिर अगला, दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अपन बात कर चुके हैं, सबसे प्राथमिक अगर एनर्जी कहीं से प्राइमरी सोर्स है या प्राथमिक रूप से कहीं पे अगर एनर्जी मिल रही है तो वो कैसे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है। अब इसके आगे फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू। अब इसका मतलब समझ लो, एक देखो, किसी भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की दो तरह की वैल्यू होती है, एक होती है फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू और एक होती है कैलोरीफिक वैल्यू। तो जनरली फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर वो कार्बोहाइड्रेट जाता है तो उससे एनर्जी कितनी मिलती है। एक होती है कैलोरीफिक, कैलोरीफिक का मतलब आइडियल फॉर्म में उसे एनर्जी कितनी है उसके अंदर। तो आइडियल फॉर्म में एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करते हैं एक उपकरण के अंदर जिसका नाम होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो उससे अपन को एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट के कार्बोहाइड्रेट के अंदर उससे मान लो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिल रही है, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर जितनी एनर्जी मिलेगी वो उससे आ जाएगी। तो उसको बोलते हैं कैलोरीफिक, यानी कि उसके अंदर ओरिजिनल आइडियल फॉर्म में कितनी एनर्जी है, लेकिन बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी तो क्या होगी, लॉस होगी। फिर लास्ट में अपन को कुछ एनर्जी मिलती है, जैसे कि फ्यूल, अपन बाइक के अंदर फ्यूल डलाते हैं तो उससे 100% उसकी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं आती, उससे क्या आती है, फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू आती है। तो उसी प्रकार की अपने बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जब है तब वो उससे एनर्जी ओरिजिनली कितनी मिल रही है, तो वही क्या है आपकी, मैंने ये लिख रखी है फिजियोलॉजिकल। तो ऐसा कोई स्पेशल शब्द नहीं है, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है, 4 किलो कैलोरी। आपकी बॉडी के अंदर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, 4 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये याद रख लेना, आपके नॉर्मल ऐसे लाइन वाइज चीजें देख के पूछ सकता है। ठीक है। फिर बॉडी के अंदर स्टोर्ड किस फॉर्म में होता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात करी थी मैंने, किस फॉर्म में, एक्स्ट्रा एक्सिस ग्लूकोज आपके बॉडी के अंदर है। तो सबसे पहले लीवर को यह बोला जाएगा कि ग्लूकोज क्या है, कौन बोलेगा ऐसा, इंसुलिन बोलेगा। कौन बोलेगा, क्यों, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कौन करेगा, इंसुलिन। तो ब्लड वाला सारा ग्लूकोज वो किसको पकड़ा देता है, लिवर को, और लिवर को क्या बोलता है, तू जाने तेरा काम जाने। तो लिवर क्या करता है, उस ग्लूकोज को किसमें, ग्लाइकोजन के अंदर, और इस कन्वर्जन को, एक प्रोसेस को नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज का तोड़ना होता है, ग्लूकोज अगर टूटता है उससे एनर्जी मिलती है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लूकोज का टूटना, लाइसिस मतलब टूटना। क्या किसका संश्लेषण हो रहा है, ग्लाइकोजन का। किससे हो रहा है, ग्लूकोज से, यानी कि ग्लाइकोजन बन रहा है कुल मिला के। तो इसको बोलते हैं, देखो ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन बन रहा है, कहां पे बन रहा है, लीवर के अंदर बन रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन लिखा हुआ देखो, ग्लाइकोजन और जेनेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का क्या, सिंथेसिस। तो ये प्रोसेस क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। कहां पे होती है, लीवर में। ये अब इसका उल्टी चीज है, वो भी लीवर में होगी। यानी मान लो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम पड़ा तो इंसुलिन काम करेगा, वो क्या करेगा, लीवर को बोलेगा भाई ग्लूकोज भेज, ग्लूकोज कम है ब्लड के अंदर। तो लीवर बेचारा क्या करेगा, वापस उसने जो भी क्या बना रखा है, ग्लाइकोजन, उसको कहां पे भेजेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज के अंदर। तो अब ये प्रोसेस, ये इसका उल्टा प्रोसेस, ये क्या कहलाएगा, किसका, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज टूट रहा है, इसमें तो क्या टूट रहा है, ग्लाइकोजन टूट रहा है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या, हाँ, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन टूट रहा है, और ग्लाइकोजन टूटेगा तो उससे बनेगा क्या, ग्लूकोज बनेगा। तो देखो ग्लाइकोजन तो यहां पे लिख रखा है, ग्लाइकोजन और ओलाइसिस, यानी क्या मतलब, उसका टूटना, और सिंथेसिस, सिंथेसिस और टूटना। एक
एक वर्ड और होता है इस लिवर से रिलेटेड ही होता है, उसको बोलते हैं अपन ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोल रहा हूं मैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर ग्लाइकोजन नहीं है बॉडी के अंदर, क्या नहीं है, क्या हो रहा है इसका, ग्लाइकोजन नहीं है, ग्लाइकोजन नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट से लिया जाएगी एनर्जी। नॉन कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं, या तो प्रोटीन है या फैट है। तो अगर अब चूंकि फैट से एनर्जी ले जा रही, तो डायरेक्ट फैट से एनर्जी नहीं लेगी, फैट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। यानी आप नॉन कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के अंदर। तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। बार बार ये जा कैसे रहा है, क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियो, अरे यार, ठीक है, क्या, ग्लूकोनाइज। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज का टूटना, फिर ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस किससे होगा, ग्लूकोज से। ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजन का टूट के वापस ग्लूकोज बदलना। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट, चाहे फैट चाहे कार्बोहाइड्रेट, सॉरी फैट या प्रोटीन, उनसे क्या बनना, कार्बोहाइड्रेट बनना यानी कि ग्लूकोज बनना। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये लगभग सारे काम कहाँ पे हो रहे हैं, एक ग्लाइकोलाइसिस के अलावा सारे प्रोसेस कहाँ पे हो रहे हैं, लिवर के अंदर। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस हर एक सेल के अंदर चलेगा। क्यों, एनर्जी निकाल, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज से एनर्जी निकालने का जो सबसे पहला रास्ता है ग्लाइकोलाइसिस ये, फिर बाद में चलेगा क्रेब्स चक्कर, फिर उसकी जो सारी है ईटीएस के पास जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनाई जाएगी। समझ आई बात, ठीक है। तो क्या है सोर्स, अब मैंने बता दिया कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, बाकी वाली सारी लीवर एंड उसकी सारी यानी मैंने ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया, सारा क्या था, किस प्रकार से मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज। इंसुलिन ग्लूकागॉन दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। अगर मान लो कोई काम इंसुलिन ने करा, उसका अगेंस्ट काम करना वापस कौन करेगा। मान लो आपका ब्लड ग्लूकोज कम करने का काम किसका है, इंसुलिन का। अब ब्लड ग्लूकोज कम हो गया, वापस उसको मेंटेन करने का काम कौन करेगा, ग्लूकागॉन। तो इसलिए क्या हो, दोनों एकदम बिल्कुल साइमल्टेनियसली बराबर वे में काम करे ताकि ब्लड का ग्लूकोज एकदम क्या हो, एकदम मेंटेन रहे, एक लेवल पे मेंटेन रहे। नियोजेनेसिस में क्या होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट यानी कि होगा लिवर के अंदर ही, किसमें, इसमें तो ऐसे फैट से अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट बन रहा है ना, तो उसके लिए वो क्या होता है, फैटी एसिड का जो है बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस करता लीवर, ये काम किसका है, लीवर का। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल तो मैंने बात करी, क्या क्या हो सकते हैं, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इतना ही अपने ओलिगो याद ही नहीं रखने भाई, अपन को पता होना चाहिए कि ओलिगोसेकेराइड किसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, 3 से लेकर 10 तक के बीच में उनको क्या बोलेंगे, ओलिगो, ठीक है। तो देखो मोनो, अब मोनो के अंदर अपन ने क्या क्या चीजें सुनी हुई है, ग्लूकोज मोनो हो गया। अब ग्लूकोज का नॉर्मल नाम क्या होता है, क्या होती है, ब्रेड के अंदर शुगर है तो क्या है, ब्रेड शुगर क्या है, ग्लूकोज है। नॉर्मल ग्रेप शुगर है, अंगूर के अंदर बोलते हैं तो ग्लूकोज है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, नाम है, नॉर्मल नाम है। तो ये कभी कभार आपके एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं कि निम्न में से ग्रेप शुगर कहलाती है या ब्रेड शुगर कहलाती है, तो क्या है, ग्लूकोज। ब्लड शुगर भी ग्लूकोज है, सही बात है, बिल्कुल। क्यों, ब्लड के अंदर आपके शुगर कौन सी है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज थोड़ी है क्या, फ्रक्टोज नहीं है, ब्लड शुगर क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, मोनोसेकेराइड की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने ग्लूकोज की बात कर ली, फिर दूसरा अपने पास, और अपन को पता है ये कैसी शुगर है, एल्डिहाइड शुगर है, ठीक है। फिर दूसरी में मैंने क्या बात करी, एल्डिहाइड का मतलब इसमें क्या है, CHO ग्रुप है,
ठीक है। अब दूसरा फ्रक्टोज, अभी मैंने बात करी, ये कैसी है, कीटोनिक शुगर है, कीटोन ग्रुप है, कीटोनिक बात होगी। फिर अब फ्रक्टोज क्या है, आपका जो शहद है उसके अंदर क्या, कौन सी शुगर है, फ्रक्टोज है। इसलिए बोलते हैं ये सबसे मीठी शुगर है जो नेचुरल रूप में पाई जा रही है। आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नेचुरली आपके जो क्या हो, नेचुरल प्रोडक्ट से निकाली जाती हो, नेचुरल शुगर के अंदर जो सबसे मीठी शुगर है। रोटी मीठी होती है क्या, नहीं होती, लेकिन शहद मीठा होता है, क्यों, उसमें क्या है, फ्रक्टोज है। क्या है, फ्रक्टोज। तो इसलिए क्या बोलते हैं, फाउंड इन फ्रूट्स एंड हनी। तो हनी शुगर की अगर बात करूं मैं, फ्रूट मीठे क्यों लगते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, फ्रक्टोज है, नेचुरल शुगर है। ठीक है, सारे फ्रूट में फ्रक्टोज तो है ही। कुछ अगर फ्रूट है थोड़े कम मीठे हैं तो उसके अंदर फ्रक्टोज तो कम, अमाउंट थोड़ा क्या है, कम। इसलिए फ्रक्टोज या फ्रूट खाने से कभी भी ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता, क्यों, फ्रक्टोज नहीं बढ़ता। हाँ, कुछ जैसे कि मैंगो वगैरह है तो उसमें क्या है, थोड़ा बहुत ग्लूकोज ज़्यादा है, ग्लूकोज भी है उसके अंदर, तो उससे थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। लेकिन जनरली क्या होता है कि फ्रूट से अपने क्या होती है, ब्लड ग्लूकोज नहीं बढ़ती। क्यों, इसका रीजन क्या है, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है, और फ्रक्टोज का ब्लड शुगर से कोई लेना, वहां पे क्या है, ग्लूकोज है। लेकिन अगर अपन क्या खाएंगे, स्टार्च खाएंगे, अपन नॉर्मल शुगर खाएंगे, शुगर कौन सी, शक्कर, टेबल शुगर जिसको बोलते हैं अपन, उसमें क्या है, ग्लूकोज तो है ही उसमें। तो ग्लूकोज है तो उससे क्या होगा, राइज होएगा। समझ में ये बात, रोटी खा रहे हैं, ठीक है, मतलब ग्लूटन की कोई चीज खा रहे हैं तो उससे भी क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा। बात क्लियर है। तो ये हाँ, ग्लूटन फ्री का मतलब, जैसे कि मान लो, एक तरीके से मान के चलो, मैं एक एग्जांपल दे दूं कि ग्लूटन फ्री का मतलब बाजरा के अंदर ग्लूटन नहीं होता, नेचुरल जो हाइब्रिड बाजरा नहीं है उसमें ग्लूटन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम। तो बाजरा, इसलिए जो डायबिटीज का मरीज है उसको बाजरा की रोटी या मक्के की रोटी खाने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें ग्लूटन नहीं है, नहीं बढ़ता ज्यादा ग्लूकोज, थोड़ा बहुत तो, हाँ ऐसे तो ग्लूकोज तो उसमें ही, लेकिन ज्यादा नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं बाजरे की रोटी जब करी जाती है तो क्या होती है, वो टूटती जल्दी, क्यों, उसमें ग्लूटन नहीं है, बाइंडिंग नेचर नहीं है उसके अंदर। लेकिन ग्लूटन की वजह से गेहूं की बाइंडिंग नेचर बहुत ज्यादा होती है। तो ग्लूटन फ्री जितना बॉडी होगी क्या होगा, ग्लूकोज उतना कम होगा। अब इसलिए अपन को वेजिटेबल और फ्रूट खाने का क्यों बोलते हैं, फाइबर है उसके अंदर, नेचुरल शुगर जो है उसकी मिल रही है, उससे क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज राइज नहीं होगा, इसलिए आपकी बीटा सेल को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए तो बीटा सेल ज़्यादा टाइम तक सस्टेन रहेगी, तो आपको एक पर्टिकुलर एज तक क्या होगा, डायबिटीज़ ऐसी जैसी कोई दिक्कत नहीं होगी। टेबल शुगर खाने के लिए मना करते हैं, क्यों, बॉडी को किसी भी प्रकार की एकदम जीरो ज़रूरत है, कोई भी ज़रूरत नहीं है टेबल शुगर की, आप जो खाते हैं बॉडी को किसी भी प्रकार से कोई भी शुगर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन खाते हैं, तो उससे होगा क्या, बीटा सेल ज़्यादा काम करेगी। गुड़ में नेचुरल फ्रक्टोज है ना, इसलिए हाँ, गुड़ के अंदर अगर एक तरीके से बोला ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से अगर देखा जाए तो थोड़े बहुत फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, लेकिन होती फ्रक्टोज ही है, नहीं होती। इसलिए बोलते हैं नॉर्मल डायबिटीज वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि शुगर मत खाओ, अगर खाना है तो क्या खाओ, गुड़ खाओ। तो गुड़ क्या है, डायरेक्ट गन्ने से, लेकिन उसको क्या करा जाता है, शुगर में उसको बहुत ज़्यादा उसकी क्या करी जाती है, प्रोसेसिंग, बहुत बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करी जाती है। ठीक है, तो किसका कि क्या 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 चीज़, हाँ, वो मतलब जो भी चीज़ है ना कंटिन्यूसली उसी तरीके से अपन को फॉलो करनी। ठीक है, चेंज। अब जैसे कि अपन एक तरीके से बोलते हैं कि भाई फूड हैबिट के अंदर ऐसा बोलते हैं कि भाई कि आप मान लो जैसे कि मैदा खा रहे हो आप, या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा खाना खा रहे हो जो ऐसा सजेस्ट करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट के, ये क्या है, बैड खाना, यानी कि आपका जो है क्या करेगा, गट हेल्थ को क्या करेगा, खराब करेगा, और आपका वेट बढ़ाएगा, यानी आपके लिए बैड फूड जिसको बोलते हैं अपन, जिसको या इंस्टेंट पका हुआ चाइनीज, मतलब फास्ट फूड जिसको अपन बोलते हैं आजकल की भाषा में, ठीक है, वो खराब क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है, उससे वेट बढ़ रहा है आपका, प्रॉब्लम क्या है, उसकी पिसाई जो है वो क्या है, बहुत छोटी कर रखी है, यानी उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो गया। सरफेस एरिया, अब छोटी चीज का सरफेस एरिया ज्यादा कैसे होता है, आपको समझ रहे हो, ऐसा एक चौक ले लो भले आप, और एक चौक का बुरा डाल लो,
दोनों से अगर आप पानी एब्जॉर्ब करोगे तो बुरादा जो है चौक की तुलना में ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि उसके सारे के सारे कण है, उसकी सारी की सारी साइड क्या हो गई है, एक्सपोज हो गई है। लेकिन चौक के अंदर अंदर वाले कण है वो एक्सपोज नहीं है, केवल केवल बाहर वाले के एक्सपोज है। इसलिए जो भी चीज जितनी ज्यादा बड़ी होगी साइज में, उसका सरफेस एरिया उतना क्या होगा, कम होगा, और जितनी छोटी होगी उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा हो गया। अब वैसी चीजों के अंदर उसको क्या कर रखा है, बहुत बारीक के अंदर पीस रखा है, तो सरफेस एरिया उनका कम है। सरफेस एरिया कम है तो एंजाइम क्या है, उसको काम करने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा मिल रहा है, तो वो चीज जो है वो क्या होगी, इजीली डाइजेस्ट करी जाएगी आपके अंदर। और जैसे ही इजीली डाइजेस्ट करी जाएगी तो आपके डाइजेशन के अंदर जो एनर्जी खपत होनी है वो क्या होगी, कम खपत होगी। तो बॉडी के अंदर आपकी एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। और वही एनर्जी कंजर्व हो रही है, बॉडी की काम के अंदर यूज नहीं आ रही है, तो वो एनर्जी अल्टीमेटली आपका क्या करेगी, वेट बढ़ाएगी। ऑब्वियस बात है। दूसरी चीज क्या हो रही है वहां पे, दूसरी चीज क्या हो रही है कि वहां जो पीसा है उन्होंने, उसका बाहर वाला जो कवरिंग है या फाइबर की जो कवरिंग है उन्होंने क्या कर दी, उसको हटा दिया है। वहां पे प्रोसेस करा हुआ गेहूं होता है, किसके अंदर, मैदे के अंदर। ठीक है, बाहर वाला जो चोल होता है जिसको कवरिंग बोलते हैं किसी भी सीड के बाहर, वो फाइबर का काम करती है, सेलुलोज है उसके अंदर, वो भी हटा दिया। दूसरा उसको आपने क्या करा, बारीक पीस दिया। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी दान खाओ आप, डॉक्टर जब मोटा पिसा हुआ खाओ, उसमें क्या होता है, फाइबर है। दूसरी चीज सरफेस एरिया कम मिलेगा तो एंजाइम को ज्यादा माथा पच्ची करनी पड़ेगी डाइजेशन के लिए। तो आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी है या जो भी चीज स्टोर्ड है वो क्या है, एनर्जी पचाने के अंदर ही ज्यादा खर्च हो रही है आपकी, और ज्यादा खर्च होगी पचाने के अंदर तो क्या होगी, वो स्टोर नहीं होगी। स्टोर नहीं होगी तो आपको क्या होगा, फैट इंक्रीज नहीं होगा। इसके अलावा आपकी गट हेल्थ भी इंप्रूव होगी, सारी चीजें इंप्रूव होगी, डाइजेशन भी अप्रोच होगा, अपच की शिकत भी, ऐसी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, फ्रक्टोज होता है, लेकिन उसमें क्या है, बाहर से चीनी डालते हैं ना अपन, प्रॉब्लम वो है ना। लोग डालते, खतरनाक वाले डालते हैं, किसने कहा नहीं डालते। ठीक है, ऐसे होते हैं कि मैं एक बार क्या है, मतलब मौसमी का जूस पीना था मेरे को, ठीक है, तो ऐसे पिया, तो उस बंदे ने क्या करा, ऐसे मतलब साइड में एक बढ़िया से चाशनी उसने पहले शक्कर घोल के ऐसे बना रखी। ठीक है, तो पीने वाले हम 2 जने हैं। ठीक है, तो उसने पहले पूछा हमको, मतलब उसको पता है कि लोग ऐसे पीते हैं, तो उसने पूछा कि आप शक्कर वाली पियोगे या ऐसे। तो मैं, मौसमी में शक्कर कहाँ होती है, मौसमी तो नॉर्मल पीते हैं। कहनी नहीं, लोग मानते हैं, आपको कौन सा चाहिए, शक्कर वाला चाहिए, नहीं मेरे को तो सही चाहिए। पास वाला बोला कि मेरे को थोड़ा मीठा चाहिए, और उसने भर के वो चाशनी वाला उसमें से एक थोड़ा सा, एक उसमें अंदर रखा हुआ था, उसने भर के फटाक से उसके अंदर मीठा मीठा कर दिया। अब वो क्या हुआ, आपकी जो हेल्थ के लिए आप जो चीज उसको पी रहे हो, अनहेल्थी। अब देखो यहां पे एक जूस का कंसेप्ट और समझाता हूं मैं आपको, है ना। एक है, ठीक है, एक पूरा फ्रूट है, होल फ्रूट है, ठीक है, और दूसरा मैंने उसका क्या बनाया, ठीक है। अब इसमें अच्छा कौन सा है, खराब कौन सा है, तो इसमें मैं बोल रहा हूं आपका जो फ्रूट है वो अच्छा है, ये आपका शुगर स्पाइक करेगा, शुगर स्पाइक करेगा। रीजन क्या है इसका, इसका कारण बताता हूं मैं आपको, ठीक है। दूसरी, पहली बात तो आपने क्या करा, उस फ्रूट के फाइबर को पूरा का पूरा रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मैं फाइबर समेत जब एक फ्रूट खाऊंगा तो मेरा पेट लगभग क्या हो जाएगा, भर जाएगा, और दोबारा दूसरी खाने की मैं इच्छा नहीं करूंगा। लेकिन जब आपका जूस बनेगा तो 4 फ्रूट का निचोड़ होगा पूरा का पूरा, यानी कि 4 फ्रूट की शुगर है जो आपने एक गिलास के अंदर डाली पूरी की पूरी, तो शुगर स्पाइक किससे होगी, जूस से होगी। नहीं, फर्क ऐसे ऐसे नहीं है कि एकदम क्यों फ्रक्टोज होगा वही क्या शुगर स्पाइक नहीं करेगा, करेगा, लेकिन आप फ्रूट के अंदर इतने अमाउंट में ही खा पाते हो कि उससे क्या होती है, आपकी शुगर स्पाइक नहीं होती है। ऐसे नॉर्मल ऐसा नहीं है कि फ्रक्टोज के अंदर ओनली फ्रूट के अंदर फ्रक्टोज ही है, ऐसा नहीं है, उसके अंदर ग्लूकोज भी है, ठीक है ना। लेकिन आप जूस के अंदर क्या करते हो, कंसंट्रेट कर देते हो उसके पूरे को, और कंसंट्रेट करने की वजह से फिर क्या करता है वो आपके शुगर स्पाइक। तो हेल्दी कौन है ज्यादा, फ्रूट है। इसलिए हमेशा किसी आदमी को ऐसा सलाह, या अपनी भी अगर आदि हो ना, तो जूस पीने की जो आदत है उसको धीरे धीरे क्या करो, आप कम करो। बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा। आम का जूस पीते हो या किसी का पाइनएप्पल का करते हो, क्या करते हो, उसको जूस करके उसके अलावा और शक्कर और डालता है उसके अंदर, और तो सोचो आप कितना खराब चीज है वो, ठीक है। तो ये है फूड से रिलेटेड, ठीक है। अच्छी करते हैं लोग, कोई करने वाले करते हैं। हाँ, गुड़ की चाय पीते हैं लोग, गुड़ की चाय पीते हैं लोग, बस वही है,
बात वही है, ठीक है। अपने क्या है कि जीभ के रिसेप्टर को आदत पड़ा कि पहले किस क्या खाने की, शक्कर खाने की। खट्टापन तो एसिड है उसके अंदर, एसिड है, अलग अलग तरह के एसिड है, मैलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ठीक है, टार्टिक एसिड, अलग अलग प्रकार के खूब तरह के एसिड। फ्रक्टोज होता ही, हाँ तो बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें क्या है, विटामिन सी ज्यादा है। क्या है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड ज्यादा है, ठीक है, उस वजह से वो खट्टा है थोड़ा, ठीक है। तो अब ठीक है, तो कोई नहीं, एक फूड न्यूट्रिशन ही होगा फिर तो, ठीक है। तो ग्लूकोज की बात कर ली, फ्रक्टोज की, इनके कॉमन नेम याद रखना। फ्रूट शुगर किसका नाम है, टेबल शुगर किसका नाम है, ग्रेप शुगर किसका नाम है, ब्लड शुगर किसका नाम है, हनी शुगर किसका नाम है, ये कॉमन नेम आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं, ठीक। हाँ बिल्कुल, हाँ अंगूर बहुत ज्यादा शुगर स्पाइक करता है, ठीक है। तो नॉर्मली इस तरीके से अगर डायबिटीज वाले व्यक्ति है जो उसको अंगूर वगैरह खाने की सलाह नहीं दी जाती, ठीक है। अब इधर देखो, गैलेक्टोज की बात कर रहा हूं मैं। तो आपका जो मिल्क शुगर है, मिल्क मिल्क के अंदर क्या है, लैक्टोज है, क्या है, लैक्टोज, ठीक है। और लैक्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है, क्या है, डाइसेकेराइड। और लैक्टोज को जब तोड़ोगे उससे दो मोनोसेकेराइड मिलेगी, कौन कौन सी, एक तो ग्लूकोज और साथ में मिलेगा गैलेक्टोज। क्या मिलेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज बहुत ज्यादा फीका होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है इसका, ठीक है। तो गैलेक्टोज क्या है, आपकी मिल्क शुगर है या पार्ट ऑफ मिल्क शुगर है, यानी मिल्क शुगर का भाग है। ओरिजिनल तो मिल्क शुगर कौन सी है, लैक्टोज। चूंकि लैक्टोज को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगी, गैलेक्टोज। तो इसलिए मैंने यहां पे लिख रखा है कि पार्ट ऑफ मिल्क शुगर, यानी कि वो लैक्टोज के टूटने से बनती है, लेकिन है तो किसके अंदर है, मिल्क के अंदर है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, मिल्क शुगर भी बोल सकते हैं। हाँ नहीं नहीं, लैक्टोज, लैक्टोज जो है एक डाइसेकेराइड है, इसमें दो प्रकार की मोनोसेकेराइड है, और दो जब इसका डाइजेशन होता है तो इससे दो मोनोसेकेराइड रिलीज होती है। मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है कि फर्दर उसके ऊपर कोई भी एंजाइम काम करे तो वो आगे नहीं टूट सकती, उसका टूटने का सिलसिला यहां तक ही है। डाइसेकेराइड के ऊपर एंजाइम काम करा तो उसने वो क्या करा, उसको दो टुकड़े कर दिए। दो टुकड़े क्या होंगे, एक ग्लूकोज होगा, एक क्या होगा, गैलेक्टोज होगा, ठीक है। जैसे कि अपन क्या किसको तोड़ते हैं, जनरली अपने अंदर क्या है, सुक्रोज, शुक्र यानी टेबल शुगर जो अपन कह रहे हैं, इसके अंदर क्या है, सुक्रोज है। और सुक्रोज को जब तोड़ते हैं तो उसे क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या मिलता है उससे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये क्या है, गैलेक्टोज। तो यानी कि ग्लूकोज की बात करो, फ्रक्टोज की बात करें, गैलेक्टोज की बात करें, और राइबोज एक, और डीऑक्सीराइबोज, ये दो शुगर है जो आपके डीएनए और आरएनए में होती है। पेंटोज 5 कार्बन की शुगर होती है, और आपके आरएनए और डीएनए के अंदर ये वाली शुगर होती है, ठीक है। तो आपको एक क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, आरएनए और डीएनए के बारे में थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, काम आएगा, ठीक है। तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, इसलिए तो आरएनए का नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस। क्यों, एक में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, एक राइबोज शुगर होती है। अब दोनों में फर्क क्या होता है, मैं डीएनए आरएनए बताऊंगा तब वहां पे बढ़िया से बताऊंगा आपको, ठीक है। अब ये होगी मोनोसेकेराइड, ठीक है। तो अगली अपन क्या पढ़ रहे हैं, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का मतलब को पता चल गया, क्या, दो मोनोसेकेराइड की इकाई आपस में मिलकर किसका निर्माण करेगी, डाइसेकेराइड की। समझ में आई बात, ये हो गया। तो मैंने अभी बात करी थी सुक्रोज, यानी आपकी क्या है, ये टेबल शुगर जो आप खाते हो, चाय में डालते हो या जिसी में भी डालते हो, ये क्या है, मिठाई में है, जो कौन सी शुगर है, टेबल शुगर, ठीक है, व्हाइट शुगर जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ग्लूकोज और उसमें क्या है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज है इस वजह से तो वो क्या है, मीठी है, ठीक है। और इसको क्या बोल रहे हैं अपन, टेबल शुगर बोल रहे हैं, बात क्लियर। फिर दूसरा क्या, ग्लूकोज नहीं, मीठा नहीं होता। रोटी मीठी होती है क्या, नहीं होती, तो रोटी में प्योर ग्लूकोज है, ठीक है। क्योंकि ब्लड शुगर ग्लूकोज ही है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो काम आ रही है वो ग्लूकोज ही है, बाकी कोई दूसरी शुगर काम नहीं आ रही। इस वजह से जो है ब्लड शुगर ग्लूकोज की वजह से बढ़ती, क्योंकि प्योरली ब्लड के अंदर क्या घूम रहा है, ग्लूकोज ही घूम रहा है। कौन सा, हाँ मामूली है, बाकी मीठी नहीं होती। और इससे अगर ग्लूकोज की तुलना में और फीकी की बात करें तो क्या होती, गैलेक्टोज बहुत ज्यादा फीकी होती, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज का कोई टेस्ट नहीं होता, वो डायबिटीज वाला मामला है,
शुगर है ना वो, ठीक है। मकोड़े तो आप घर के ऊपर दाल रख लोगे तो उसके अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी शुगर है, किसी भी तरह की शुगर है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो यूरिन में क्या है, डायबिटीज वाले व्यक्ति क्या कर रहे हैं, उसमें ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, तो एक्सेस ब्लड ग्लूकोज है तो किडनी से छनेगा नहीं छनेगा, यूरिन के साथ बाहर आएगा। तो यूरिन जहाँ भी करा हुआ होगा तो वहाँ पे उस यूरिन के अंदर क्या है, ग्लूकोज है, तो जो है चींटियाँ मकोड़े उसके अंदर उसको खाने के लिए आएंगे। मीठा नहीं होता क्या, बस बस मीठे के लिए नहीं आते, ठीक है। जरूरी नहीं है मकोड़े को आप मतलब किसी तरह का कोई एनर्जी सोर्स मिल जाएगा ना तो वो उसी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब ओनली मीठे के लिए ऊपर आता है, ऐसा जरूर कि ग्लूकोज। तो इंसेक्ट की यही खास बात होती है, ठीक है। अब इधर देखो, फिर लैक्टोज की बात कर ली थी अपन ने अभी, कहाँ है मिल्क शुगर है, कहाँ गया मिल्क शुगर है, ठीक है, वो तो पार्ट ऑफ था। अभी ये तो प्योरली क्या है, मिल्क शुगर है, क्योंकि मिल्क में क्या लैक्टोज ही होती है। लेकिन जब लैक्टोज का जब पाचन होता है तो उससे क्या बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो ये गैलेक्टोज पीछे क्या थी, मोनोसेकेराइड थी, ठीक है। फिर अपन ने बात करी माल्टोज, क्या होती है, माल्ट शुगर बोलते हैं। माल्ट शुगर यानी कि जो आपके ताड़ी वगैरह जो बनती है, शराब वगैरह, तो वहां पे क्या होती है, माल्टोज होती है उसके अंदर। माल्टोज यानी माल्ट, जो मतलब किण्वन जब किया जाता है फर्मेंटेशन, तो उस दौरान क्या बनती है, माल्टोज बनती है, ठीक है, अल्कोहल वगैरह के अंदर, ठीक है। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों ही होते हैं, इसलिए वो मीठी नहीं होती। हाँ माल्टोज तो होती है, माल्ट, ये सब सारे के सारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट। अल्कोहल का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, फर्मेंटेशन के द्वारा। अब जैसा ब्रांड है उसका प्राइस उस आधार पे डिपेंड होता है कि उसका कच्चा माल क्या है। नहीं उसका उसका तो मेरे को ड्यूरेशन का तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो मैं जिसको पता है, जिसको जो रेट तय किया जाता है, ठीक है, वो एक्चुअली जनरली प्राइमरीली जो रेट है वो आधार पे किया जाता है कि उसका कच्चा माल क्या है। कच्चा माल का मतलब वो सेव के फर्मेंटेशन से बनी हुई है, ग्रेप के फर्मेंटेशन से बनी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट तरह का जो भी यूज करे जा रहे हैं उससे बनी हुई है। तो उसका क्या है, कच्चे माल के आधार पे उसका रेट दिया। जनरली जैसे कि अपन बियर यूज करते हैं, तो बियर क्या है, बार्ले या जौ से बनती है, जो सस्ता माल खुल पड़ा। और दूसरी सड़ी सड़ी चीज़ों से क्या है, कुल मिला के अल्कोहल का प्रोडक्शन ही करना है। अब चूंकि अगर कोई नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से यूज करी जाती है तो उसमें क्या है, वो सस्ती इसलिए है क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस है वो यूज करे नहीं गए। तो उसमें क्या है, फिर एथेनॉल के साथ मेथोनॉल भी थोड़ी बहुत मिक्स है, क्योंकि फर्मेंटेशन जब होता है तो पूरी टोटली एथेनॉल नहीं बनती, साथ में मेथोनॉल भी बनती। तो बोलते हैं ना कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत होगी, तो ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो है कम क्वालिटी की या लो क्वालिटी की उन्होंने क्या करी थी, यूज करी थी। तो वहां पे इतना फर्मेंटेशन या फिल्ट्रेशन दोनों को सेपरेशन करें। अगर अल्कोहल की प्योर बोतल भी है ना तो उसके ऊपर ऐसा लिखा होता है 99.99, यानी 100%, वो भी प्योर नहीं है। समझ आई बात, ठीक है। मेथनॉल एक्चुअली क्या होता है कि अपना लीवर जो काम करता है वो इंटॉक्सिकेशन, यानी कि जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट या कोई ड्रग वगैरह जो जाती है वो क्या होती है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम लीवर का काम है, ठीक है। तो जैसे ही अब चूंकि ये अपन क्या पी रहे हैं, शराब, ये क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल यानी कि उसके अंदर OH ग्रुप है, ठीक है। और आपका जो आप जो अल्कोहल पी रहे हो, ठीक है, उसका फॉर्मूला है CH3CH2OH, यानी C2H5OH, जिसको बोलते हैं एथेनॉल या अल्कोहल जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। मेथनॉल में क्या होता है, एक ही कार्बन होता है, यानी कि बीच वाला ये नहीं होता, ओनली CH3OH, ये है मेथनॉल, ठीक है। अब क्या होता है, लीवर बेचारा क्या करता है कि जैसे ही अपन ने अल्कोहल ली, लीवर क्या है, ये अपने बॉडी के लिए खराब है, तो क्या करूं मैं, इसको इंटॉक्सिकेट करूं, यानी कि किसी दूसरे कम हानिकारक पदार्थ में कन्वर्ट कर दूं ताकि बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो लीवर क्या करता है कि इसके अंदर जो अल्कोहल ग्रुप है इसको किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि CHO के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो आपकी अल्कोहल है, ठीक है, इसमें दो है, मेथ और एथ, यानी दो कार्बन है। तो इससे जो भी एल्डिहाइड बनता है, लीवर जो बनाता है वो होता है एसिटाल्डिहाइड। क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड, जो बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं होता। तो वो यूरिन के साथ क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ये बात। लेकिन जब मेथनॉल है, लीवर तो क्या है, अच्छे के लिए करने की कोशिश करता है, वो क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है।
लेकिन जो चूंकि ये मेथनॉल है तो इससे क्या बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड जो बनता है उससे प्रोडक्ट, वो फॉर्मेल्डिहाइड जो है बॉडी के लिए टॉक्सिक है, तो बॉडी के अंदर जो है टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है, तो उससे आदमी की मौत हो सकती है। ठीक है, इसलिए शराब पीने से लीवर फेल क्यों होता है, क्योंकि लीवर को ज्यादा काम करना पड़ता है बेचारे को। ठीक है, तो ताकि क्या हो, ताकि उससे क्या हो, थोड़े बहुत तो बैलेंस हो कम से कम। क्यों भाई, ये इसके अंदर जो एथेनॉल दिया जा रहा है उससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड। कौन सा है, एसिटाल्डिहाइड। तो दोनों का अगर टॉक्सिसिटी बैलेंस होगी तो थोड़ा बहुत तो क्या होगा उसके अंदर कम होगी, लेकिन उससे एकदम अगर उसने ज्यादा कंटेंट में ले लिया है, ठीक है, तो उससे कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत है मतलब क्या उसकी मौत होनी है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत मामला में चला जाता है ना, तो क्या करता है ये कंपनसेट कर देता है एसिटाल्डिहाइड। नहीं वेस्ट प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट तो भाई एक्चुअली क्या हुआ भाई, जैसे कि टॉक्सिसिटी बनी उससे हुआ क्या, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनी है ना, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन कर देता है, फिर एसिटाल्डिहाइड कर देता है। ठीक है, बॉडी में हमेशा क्या होती है रिएक्टिव, कोई भी किसी मान लो अपन कुछ जहर ले रहे हैं या ऐसी कुछ किसी तरह की कोई चीज ले रहे हैं भाई, वो तो क्या कर रही है आपके ईटीएस को या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ब्लॉक कर रही है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर क्या होती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनती रहती है, हर टाइम बनती रहती है। तो अपन देखते हैं कि उनको न्यूट्रलाइज करने का काम विटामिन ई करता है। उसका ऐसा उस हम्म नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कोई भी ड्रग जाएगी तो वो उसको लीवर को उसको मान लो आप दवाई ले रहे हो आप, तो अपन दवाई लेने के कुछ टाइम के बाद किसी की हाफ लाइफ होती है दवाई की, कोई दवाई होती है जो आपको दिन में 3 टाइम लेनी पड़ती है, कोई 2 टाइम, कोई 1 टाइम ही लेनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लीवर जो है उसकी हाफ टाइम के अंदर क्या कर देता है, उसको इंटॉक्सिकेट कर देता है, तो बॉडी के अंदर वो एक्टिव करना काम करना अब क्या है बंद हो जाएगी। तो इसलिए क्या करता है, ऐसी चीज़ों को क्या करता है लीवर डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, इसलिए मतलब एक लीवर का ये बहुत बड़ा काम है। लीवर सबसे आपका बॉडी के अंदर बिजी ऑर्गन है, उसको इतने सारे काम दे रखे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। बिल्कुल रीजनरेट, थोड़ा बहुत मात्रा में रीजनरेट हो सकता है लीवर, यानी 10% आपका लीवर अगर खराब है ना तो इतना 10-15% वो रीजनरेट हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा खराब हुआ तो फिर रीजनरेट नहीं। उसका मेरे को कंसेप्ट पता नहीं भाई के उसका क्या रोल है पता नहीं। ठीक है, अब हो सकता है कि उसके अंदर कोई विटामिन सी का रोल होता होगा, बाकी इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, अब इधर देखो किसकी बात कर रहे हैं अपन, पॉलीसेकेराइड। एक्चुअली क्या होता है कि वो क्या बोलते हैं रूट जो हेयर है, ठीक है, ठीक है, और रूट हेयर के अंदर जो उसकी रूट है, यानी हेयर के जो रूट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है वहां पे अगर हेल्दी है, ठीक है, तो उनके अंदर फिर क्या होता है केराटिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाने के अंदर मदद करता है। तो ऐसा ऐसा बोलते हैं कि भाई कि अगर मिनोक्सिडिल ले तो ओनली मिनोक्सिडिल जो है वो क्या करता है इफेक्टिव नहीं हो, उसके साथ अपन को क्या करना डर्मल रोलर भी यूज करना हो, ताकि उससे क्या हो वहां पे जो हेयर रूट है जहाँ पे एक्चुअली अंदर रूट जर्मिनेटिंग रूट है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रही, ताकि उससे क्या हो पोरोसिटी हो और उसके अंदर जब ऑयल जाए तो उसके अंदर वो क्या करे फिर हेयर ग्रोथ करे। ठीक है, लेकिन सब ये बकवास है। अगर आपकी रूट हेल्दी है तो ही आपके अंदर किसी चीज़ का अप्लाई करने की वजह से हेयर का ग्रोथ हो सकती है, लेकिन आपके अंदर रूट ही नहीं है तो आप किसी भी हालत में कुछ भी कर लो आपके हेयर ग्रोथ नहीं होगी। कुछ नहीं लगाना चाहिए। क्यों लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर पहले ही सिबम ग्लैंड है, ठीक है, तो और ऑयल लगा के उसको क्या कर रहे हो आप ब्लॉक कर रहे हो। ऑयल अपने आप अब हेयर के अंदर ऑयल अपने आप आ रहा है अंदर से, ठीक है, ऊपर से और लगा के सेबेसियस ग्लैंड का जो मार्ग है आप क्या कर रहे हो ब्लॉक कर रहे हो। तो ऑयल यूज नहीं करना चाहिए नेचुरली अगर बोले तो आपको, ठीक है। और अगर यूज करना है तो क्या करो, ऑयल को यूज करने के बाद नरिश करने के बाद उसको वॉश कर लो वापस।
हाँ मसाज की तरह उसको वापस वॉश करो, ऐसा है। डेंड्रफ आपकी स्किन है, ठीक है, स्किन की जो डेड स्किन है वो वहां पे क्या होती है, हटना चालू होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो इस वजह से उसको बोलते हैं डेंड्रफ। बाकी डेंड्रफ कोई ऐसे एनिमल या कोई जीव नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। डेंड्रफ, डेंड्रफ का यही है कि आपकी जो स्किन ड्राई हो रही है, ठीक है, फंगस का इन्फेक्शन का भी जरूरत नहीं है। विंटर में क्या होती है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने की वजह से जो इसका स्कल का ऊपर वाला जो पोर्शन है वहां से क्या होती है, डेड स्किन जो है वो ऊपर आ जाती है, तो वो क्या होती है, धीरे धीरे हटने चालू हो जाती है, तो बालों के अंदर वही डेंड्रफ होता है, यानी आपकी वो स्किन है, ठीक है। इसलिए उस टाइम क्या करना होता है, अपनी हेड को ऑयल से मसाज, यानी कि उसको थोड़ा नम रखना होता है, ताकि क्या हो, उसके अंदर स्किन जो डेड धीरे धीरे क्या हो, रिमूव जाए, और स्किन अगर ड्राई नहीं होगी तो क्या होगा, डेंड्रफ भी नहीं आएगा, ऐसा, ठीक है। तो अब किसकी बात कर रहे हैं अपन, पॉलीसेकेराइड की। तो पॉलीसेकेराइड के अंदर अपन ने देख चुके हैं क्या क्या है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है और काइटिन। अब ये क्या है, कहां पे होते हैं, ये भी पता है अपन को। स्टार्च क्या बोला मैंने अभी पहले, प्लांट के अंदर फूड स्टोरेज जो फॉर्म में है वो क्या है, स्टार्च। इसलिए जो आलू खाते हैं वो इसमें क्या है, स्टार्च है। क्यों? क्योंकि प्लांट का कंपाउंड है, ठीक है। अब स्टार्च है, अब इसमें क्या है, राइस अपन यूज कर रहे हैं, उसमें भी क्या है, स्टार्च है, ठीक है। वीट है, पोटैटो है, कॉर्न है, सब के अंदर क्या है, प्लांट बेस्ड जो फूड है आपका कुल मिला के, उसमें सारों में क्या है, स्टार्च है, ठीक है। अब बात आ रहे हैं ग्लाइकोजन की। तो इसको अपन बोलते, अब चूंकि अपन क्या बोल रहे हैं कि ग्लाइकोजन एनिमल के अंदर स्टोर्ड फूड है, अब चूंकि स्टोर्ड फूड है तो प्लांट में स्टोर्ड फूड क्या होता है, स्टार्च, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं एनिमल स्टार्च। क्या बोल सकते हैं, एनिमल स्टार्च। स्टार्च का मतलब स्टोर्ड फूड, चूंकि एनिमल में तो क्या होगा, ये ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं अपन, दूसरा नाम क्या है, ये एनिमल स्टार्च है, और क्या होता है, लिवर और मसल्स के अंदर क्या होता है, स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, हाँ, लेकिन कम अमाउंट में, मैक्सिमम जो है वो लिवर स्टोर करके रखता है इसको, ठीक है। इसलिए बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा कंज्यूम करता है या ओबेसिटी से ग्रसित है, तो उसका जब SGPT SGOT या लिवर फंक्शन जब टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो उसके अंदर एक रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ आता है क्या, फैटी लीवर। फैटी लीवर का मतलब ये है कि उस बेचारे ने बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन बना के स्टोर कर दिया, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसने सारा बना के उसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। समझ में आई बात, ठीक है। और फिर अगला सेल्यूलोज क्या है, प्लांट की जो सेल वॉल है, पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति वो किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से, ठीक है। और प्लांट सेल वॉल हो गया, और ये क्या है, आपके डाइट के अंदर फाइबर के फॉर्म में काम करता है, यानी कि आपका जो है बॉबल मूवमेंट, गट हेल्थ को जो इंप्रूव करने का काम है, यानी कि आपके जो गट के गुड बैक्टीरिया है वो किसके ऊपर फीड करते हैं, सेल्यूलोज के ऊपर फीड करते हैं, और वहां से कुछ विटामिन का प्रोडक्शन करता है। कौन कौन सी विटामिन होती है, ठीक है, B12 और विटामिन के, जो ये गट बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर काइटिन, ये क्या है, ऑर्थोपोडा का, और दूसरा फंगस के अंदर जो सेल वॉल बनी हुई है वो भी किसकी बनी हुई है, काइटिन की। तो एक्सोस्केलेटन अगर ऑर्थोपोडा की बात करें, या क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया में कौन से आते हैं, जो पेलिमोन झींगा वगैरह है, झींगा क्या है, ऑर्थोपोडा के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है क्रस्टेशिया, उसका मेंबर है। तो क्रस्टेशिया के अंदर भी क्या होती है, ऐसे काइटिन की बनी हुई बाह्य कंकाल पाई जाती है। समझ में आई बात, ठीक है। हाँ, लिवर थोड़ी बदलता है, ये तो डाइजेशन में होगा ना, हाँ। सेलुलोज के लिए एंजाइम नहीं है, सेलुलोज एंजाइम चाहिए, ठीक है, एक सेकंड बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब बता देता हूँ, जैसे कि सेलुलोज है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस या पॉलीसेकेराइड, कुछ भी चीज जो बॉडी के अंदर अपने फूड के साथ जा रही है, कोई भी न्यूट्रिएंट जा रहा है, ठीक है, उसके लिए अंदर अपने सारा क्या है, एंजाइम है, ठीक है। लेकिन अपने इस सेल्यूलोज को जो डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम होता है सेल्यूलेज। क्या नाम होता है, सेल्यूलेज, और जो कि आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, एब्सेंट है। इसलिए तो ये होता कहाँ, जो भी रूमिनेंट पशु होते हैं, गाय भैंस बकरी जो होते हैं, ठीक है, जुगाली करने वाले या जो भी है घास वगैरह खाते हैं, उनके अंदर क्या है, सेल्यूलेज एंजाइम है। क्या है,
सेल्यूलेज। नहीं, अपेंडिक्स का वो क्या है, अवशेषी अंग है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मामूली सा कोई 1-2% सेलुलोज का डाइजेशन होता है, बाकी कुछ भी डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से तो क्या होता है, इन्फेक्शन होता है उसके अंदर, इस वजह से इन्फेक्शन होता है, तो अपेंडिसाइटिस होती है, तो अपेंडेक्टोमी करके उसको निकालना पड़ता है। ठीक है, निकाल पहले, क्योंकि वो बाद में इन्फेक्शन कॉज करेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत मामूली अगर उसके अंदर जाके फूड मैटर फंस रहा है तो उस वजह से उसके अंदर क्या हो रहा है, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे, हो गया तो क्या होगा, उसका सूजन आ जाएगी, उसके अंदर पेन होना चालू हो जाएगा, उसी को तो क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस। और अपेंडिसाइटिस को क्या ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकालना क्या बोलते हैं, अपेंडेक्टोमी। ठीक है, तो क्या सेलुलोज के लिए कोई अपने अंदर एंजाइम नहीं है, इसलिए उसका डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं बाकी सबके लिए, माल्टोज है तो उसके लिए माल्टेज एंजाइम है, क्या बोलते हैं सुक्रोज है, तो उसके लिए एंजाइम है सुक्रेज है। ठीक है, तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए एंजाइम है। ठीक है, प्रोटीन के लिए अलग तरह के ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है। ठीक है, अलग अलग तरह के, ठीक, काइमोटिप है, काइटिनेज। ठीक है, लेकिन अपने अंदर काइटिन का डाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि अपन मांसाहारी नहीं है। हाँ, वो तो ऐसी फर्जी है, कुछ नहीं है, वो स्क्रिप्टेड है सारा। ठीक है, कोई भी ओरिजिनल नहीं है उसमें, ध्यान रखना। हाँ, खाओ भले ही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाहर आ जाएगा सिक्का, लोग सिक्के भी तो खाते हैं। ठीक है तो पत्थर खाने से कोई पत्थरी नहीं होती। ठीक है कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल होते हैं जो क्या हो जाते हैं, किडनी के अंदर जमा हो जाते हैं बनने की वजह से। पत्थर खाओगे तो पत्थर साथ में आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब इधर देखो क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे कहते हैं ना कि मतलब अपने जैसे कि भाई बाहर तो होते होंगे होंगे कि नहीं, राजस्थान में क्या करते हैं, जैसे कि डिलीवरी के बाद जो लेडी है उनके मतलब पत्थर, जिनको अपन बोलते हैं भाटे के लड्डू जिसको बोलते हैं, उनको मतलब एक तरीके से न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं, 6 महीने तक वो क्या करते हैं, उनको खिलाते हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चे वगैरह जो होते हैं ना, वो उनको तो क्या है, लड्डू खाने, तो वो क्या भाई ऐसे तो रोज़ का एक लड्डू अगर वो ले जाए तो उसका ख़त्म कर दें वो लड्डू, तो क्या करा जाता है, उनको ऐसा बोला जाता है कि अगर तुम ये खाओगे ना तुम्हारी पथरी हो जाएगी। हाँ, कैल्शियम के तौर पे काम होते हैं। हाँ, ठीक है, हाँ, चूना वगैरह जिसको बोलते हैं, मारवाड़ी में ऐसे बोलते हैं कि बाठेर लाडू हाँ, कुछ नहीं होता उससे। ठीक है, वो तो उनको क्या, वो खाए नहीं, अवॉइड हो जाए ताकि इस नहीं, वो तो उनमें कैल्शियम की वो क्या होती है, जिज्ञासा रहती है, वो तो उसको हाँ क्रेविंग होती है। ठीक है, ऐसे तो बच्चों में बच्चे रेत भी खाते हैं, तो उनके लिए फिर उनको डॉक्टर क्या करते हैं, टैबलेट सजेस्ट करते हैं। पथरी वथरी कुछ नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, अब इधर देखो, लेकिन ज़्यादा खाने की वजह से क्या होता है, आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल चौक हो सकती है। ठीक है, भाई रेत ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल में वो जम जाएगी। रेगिस्तान में जो है अधिकतर जो आवारा गायें हैं, यहाँ तो नहीं, रेगिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहाँ आवारा गायें जो मरती किस वजह से, रेत चाटती है। क्यों, क्योंकि गर्मी के दौरान क्या है, उनको चारा क्या है, जो मतलब गेहूं का जो खाकला जिसको बोलते हैं अपन मारवाड़ी में, ठीक है, वही चारा अवेलेबल होता है, और उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कैल्शियम नहीं होता। ठीक है, तो उस वजह से गायों को वही खाने को मिलता है, और वही खाने को मिलता है तो उनको कैल्शियम की पूर्ति नहीं हो पाती, तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए उनको क्या होती है, रेत या सिलिका खाने की क्रेविंग होती है, तो वो क्या करती है, रेत चाटती रहती है, और रेत चाटने की वजह से चूंकि रेत खा रही है तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, उनकी एलिमेंट्री कैनाल चौक हो जाती है, तो उनकी डेथ होती है, उनकी वजह से हो जाती है। प्लास्टिक खाने की, उसमें तो फूड है, बेचारों को खाना नहीं मिलेगा तो भूखे मरा हुआ क्या है, भूखे मरता है। प्रॉब्लम ये है कि वो वैसे इन्वायरमेंट में ही रह रही है, तो वो सोचती है कि मेरे लिए फूड है ये, इसलिए। बाकी गांव की गाय कभी भी प्लास्टिक नहीं खाएगी। ठीक है, और प्लास्टिक करती क्या है, ठीक है, रुमेन जो है, हाँ वो इसलिए बोलते हैं कि भाई आप कोई गीला खाना है तो कभी भी प्लास्टिक के अंदर नहीं डालो, आप अलग करके डालो। ठीक है, ताकि कम से कम वो फूड गाय खाए तो कम से कम उसके प्लास्टिक नहीं जाए। ठीक है, यहाँ पे कैरू डंपिंग स्टेशन है, ठीक है, वहाँ पे कारकस सारे गायों के वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आप देखना। ठीक है, जो भी गाय वहाँ पे आती है उसका जब मतलब स्किन वगैरह हटा के उसको सब
मतलब उनको प्रोसेस, वहाँ पे प्लांट लगा हुआ तो उनके अंदर क्या है, प्रोसेस करके हड्डियों का चूरा बना के मछलियों के लिए दाना बनाते हैं। तो गाय को पूरा एकदम कट करके प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आप जाके देखना, वहाँ पे ईच एंड एवरी जो है वो क्या हो रही है, उसके अंदर इतना प्लास्टिक निकल रहा है, 30 किलो 20 किलो, मतलब इंटेस्टाइन का जो डेब्रिस बाहर निकलता है ना, ठीक है, तो वो प्लास्टिक के अंदर ऐसा गुथा हुआ होता है। तो वो डेब्रिस जहाँ कहीं पे भी डालते हैं ना, तो कुछ टाइम के बाद में जो है वो तो चूंकि बॉडी का पार्ट है तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होगी। तो वो कुछ टाइम के बाद में वहाँ पे वो तो डिकम्पोज हो गया, तो पीछे वो प्लास्टिक का ढेर दिखता कुछ नहीं। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे जो गुच्छे होते हैं ना, यानी उससे ये समझना ये गुच्छा है, इसका मतलब यहाँ पे एक गाय की एलिमेंट्री कैनाल थी, जाके देखना आप। मतलब हर गाय की जो है लगभग डेथ किस वजह से, प्लास्टिक की वजह से, ठीक है। तो आसपास कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पे किसी ने प्लास्टिक डाला होगा, ऐसा लगा होगा, लेकिन एक्चुअली प्लास्टिक नहीं है। गायों की जो आंत वगैरह अंडर वाला विसरल जो ऑर्गन है वो प्रोसेस नहीं होता। कब रूमेन के अंदर फंस जाता है, क्योंकि आगे इस वहाँ पे ज़्यादा क्योंकि जुगाली करते हैं, ठीक है, तो उस वजह से वहाँ पे ज़्यादा बाहर नहीं आता। फिर वो क्या होता है, प्लास्टिक ऐसी चीज़ है वो स्टिक कर जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो ना तो वो दूसरे फूड को आगे बढ़ने देती है, ना खुद आगे बढ़ती है, तो वहाँ पे चौक कर लेती है उसको, ठीक है। तो एक गाय के अंदर 30-30 किलो मतलब रूमेन बहुत बड़ा होता है। आमाशय के 4 भाग होते हैं गाय में, रूमेन, रेटिकुलम, एबोमेजम और ओमेजम। तो शुरुआत वाला जो रूमेन होता है, खाना तब जब तक उसके अंदर है तभी गाय जुगाली करती है। तो आगे वाला जो पोर्शन है रूमेन के अंदर जो है प्लास्टिक, वो उसी के अंदर ही फंसती है, ठीक है। तो हाँ, इस वजह से, ठीक है। तो याद रखना, ये भी चीज़ याद रखना कि गायों के अंदर जो प्लास्टिक है या उसकी वजह से जो मौत होती है, तो प्लास्टिक आमाशय के कौन से भाग में फंसती है, तो उसको बोलते हैं रूमेन। क्या नाम होता है, रूमन। रूमन भी लिखते हैं या रूमेन भी बोलते हैं, अंग्रेजी में कुछ भी पढ़ो भले, ठीक है। पहला सबसे पहला भाग होता है रूमेन ही होता है गायों का, अपने अंदर ही एब्सेंट होता है, अपने अंदर रूमेन भाग नहीं होता, ठीक है। फिर तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहे हैं, इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करते हैं, ठीक है। यानी क्या है, प्रिंसिपल जो है प्रोक्सीमेट जो है क्या बोलते हैं, फूड के प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है इंस्टेंट एनर्जी हो गया, ठीक है। स्पेयरिंग एक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ताकि प्रोटीन यूज नहीं हो, क्या नहीं हो, प्रोटीन नहीं हो यूज हो के क्या यूज हो, क्यों, प्रोटीन का काम क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। ये प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी बॉडी का जो है सारा का ढांचा है वो निर्माण कौन करता है, उसका प्रोटीन। और फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल भी यही को मेंटेन करता है। ये सारे क्या है, फंक्शन अपन को पता ही, ठीक है। फिर अब डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है इसकी, भाई आपको वीकनेस आ सकती है, आपको मसल फटीग हो सकता है, आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। फिर एक्सीज से ज्यादा क्या होगा, मोटापा आ जाएगा आपके अंदर, डायबिटीज हो जाएगी। नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया दोनों का रेफरेंस अलग अलग है। बीपी लो मतलब हाइपोटेंशन, ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज से के रेस्पेक्ट में बात करी जा रही। तो हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड ग्लूकोज कम, हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड ग्लूकोज ज्यादा, ठीक है। ये है ग्लूकोज के, हाँ। मधुमेह के अंदर ऐसा बोलते हैं कि मधुमेह मीन्स आपकी बॉडी के अंदर क्या हो गया है, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है जरूरत से ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। ऐसे मतलब टेक्निकल वर्ड में अगर ऐसे बोलें तो ऐसे बोलते हैं, नहीं तो अपन जनरली समझने के एस्पेक्ट में क्या, वो जब ब्लड का ग्लूकोज का लेवल एक पर्टिकुलर जो अमाउंट से ज़्यादा एक्सीस हो जाता है तो उसको बोलते हैं मधुमेह या डायबिटीज़। ऐसा क्यों, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। लेकिन अगर टेक्निकल या मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, डायबिटीज इज ए हाइपरग्लाइसीमिक डिसऑर्डर या डिजीज। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ग्लूकोज लेवल जो है क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर तो अपन सर्कुलेटरी में नहीं पढ़ा था क्या अपन ने, ठीक है। उसमें तो क्या है कि अलग अलग ब्लड प्रेशर के ऊपर डिफरेंट तरह के फैक्टर काम करते हैं, ठीक है। कौन एंजाइम काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या बोलते हैं, आपकी पोजीशन क्या है बॉडी की, ठीक है। आपके अंदर सॉल्ट इम्बेलेंस हुआ कि नहीं हुआ, वाटर का रोल है, मतलब सभी चीज़ का रोल है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि आपके अंदर क्या चीज़ हुई, उसके अकॉर्डिंग आपके ब्लड प्रेशर इंक्रीज या कम हो सकता है। आप स्ट्रेस में हो, टेंशन ज़्यादा ले रहे हो, बॉडी प्रेशर ब्लड प्रेशर इंक्रीज का मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो ब्लड आ रहा है उस वाहिनी के अंदर, उसका फ्लो जो है वो उसकी साइड वाली दीवार के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, ठीक।
हाँ, उस भाई मान लो आपके अंदर क्या है, कहीं भी ब्लॉकेज है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका। क्यों? फ्रोस ज्यादा लगेगा। भाई अपन को पता है पतला पाइप होगा तो फिर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू तो मोटा पाइप। समझ में आई बात? तो ब्लॉकेज में क्या होगा, ल्यूमेन क्या होगी, संकरी हो गई। तो चूंकि उसको ब्लड को ज्यादा प्रेशर से भेजना पड़ेगा, क्यों, नहीं तो वैसी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो ज्यादा प्रेशर के चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार स्टीरोल है, स्टीरोल यूनिक स्टीरोल है जो आपके बॉडी के अंदर जरूरी है। कहाँ पे जरूरी है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, हर एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, जो लिपिड मॉलिक्यूल के बीच में जो है रह रहा। इसी वजह से आपकी जो प्लाज्मा झिल्ली की नेचर है वो सेमी या क्वासी फ्लूइड नेचर है, यानी ये अपनी मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने का काम करता है। एनिमल के अलावा प्लांट के अंदर, प्लांट की प्लाज्मा झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा एक्सेस हो जाए तो उससे क्या होगा, नहीं, जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब ठीक है, अब मान लो इंसुलिन को बाइंड करना है, वो आ गया, यानी कि इंसुलिन का रिसेप्टर जो है एक्सपोज ही नहीं है। इंसुलिन जो इंसुलिन बन रहा है बॉडी में लेकिन काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, डायबिटीज कौन सी है, टाइप सेकंड। फिर दूसरा ब्लड एक्सिस होगा, ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा तो वहां पे क्या करेगा, कैल्शियम के साथ मिलके क्या बना लेगा, कहीं कहीं जगह पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रुकेगा तो वहां पे क्या करेगा, अंदर की तरफ की जो लूमेन है उसको क्या कर देगा, संकरी कर देगा। संकरी करेगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। इसी को तो क्या बोलते हैं अपन, हार्ट अटैक में क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो क्या कम होने की वजह से ऑक्सीजन जो हार्ट की मसल तक है जितनी पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंचने की वजह से हार्ट की मसल्स जो है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। नहीं, मोटे में क्या है, फैट बढ़ रहा है, चूंकि फैट बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो फैट कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का क्या स्टीरोल ही है, यानी आपके जो क्या बोलते हैं स्टीरोइड हार्मोन है, यानी टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन के बनने के लिए क्या चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चाहिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल आता है, सही बात है। क्यों? स्टीरोइड, स्टीरोइड नेचर के हार्मोन क्या है, वो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, फिजिक्स ज्यादा अच्छा होगा, आपका मेल फिजिक एकदम बढ़िया है। मेल जो है शरीर में क्या होते हैं, गठीले होते हैं। गठीले क्यों होते हैं, कारण क्योंकि टेस्टोस्टेरोन है, महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन नहीं है। अब चूंकि टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट आप ज्यादा बनाओगे तो ऐसे लोगों के अंदर क्या बोलते हैं अपने एयरफॉल की दिक्कत भी आती है। क्यों दिक्कत आती है, एंड्रोजेनिक एलोपेसिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें सारी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है। आपके जो स्टीरॉइड जो भी हार्मोन है, चाहे टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में बात करें तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और दूसरे एड्रिनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल और सेक्स कोर्टिकॉइड, ये भी क्या है, कोलेस्ट्रॉल यानी स्टीरॉइड से बने हुए हार्मोन है। ठीक है, यानी तो उनके बनने के लिए प्रीकर्सर यानी पूर्ववर्ती पदार्थ क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोटीन से बनते हैं, कुछ अमीनो अम्ल से बनते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन के अलग अलग प्रकार के, तो ये कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है। ठीक है, ऐसे और डिटेल में है वो खूब तरह, अपने इतना ही है। ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं अपन, प्रोटीन की बात कर रहे हैं। और प्रोटीन ऐसे मैक्रोमोल्यूल, ऐसे पदार्थ हैं या ऐसे वृहदपोषी पदार्थ हैं जो जिनका काम मेनली एनर्जी देना नहीं होता, ये शरीर के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी कि शरीर की जो ग्रोथ और वृद्धि के लिए कौन मदद करते हैं, प्रोटीन। या विभिन्न प्रकार के एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं, कुछ हार्मोन का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड है, कैसे है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, यानी कि क्या करते हैं, मसल बनाने का काम करना, एंजाइम बनाने का काम करना, हार्मोन का काम करना या एंटीबॉडीज बनाने का काम करना, क्योंकि एंटीबॉडीज भी प्रोटीन ही होती है। ठीक है, फिर कि इसकी फिजियोलॉजिकल फ्यूल की वैल्यू कितनी होती है, तो सेम कार्बोहाइड्रेट की तरह ही। क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, आरबीसी की एंटीबॉडी का मतलब होता है कि जो आपकी प्लाज्मा के अंदर तैर रही है। आरबीसी की जो ऊपर होती है वो तो क्या होती है,
एंटीजन होती है। अब आपके अंदर अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी होती है, आईजीए प्रकार की, आईजीजी, आईजीएम। हाँ, तो ये सब सारी की सारी है कहाँ, ब्लड के अंदर ही तो है, तो सारी उन सबको मिला के एंटीबॉडी है। अब सबका अलग अलग टाइप होता है, कोई आईजीएम प्रकार की होती है, कोई आईजीडी प्रकार की, कोई आईजीए प्रकार की, कोई आईजीजी प्रकार की। एंटीबॉडी की क्लासिफिकेशन है अलग अलग प्रकार की, है सारी एंटीबॉडी। सबकी संरचना एक ऐसी होती है, बस उनका एक रीजन जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि ये पूरा का पूरा रीजन जो दिख रहा है ना आपको, और इसके अंदर इधर एक रीजन होता है, ऐसे वाई आकार की एंटीबॉडी की संरचना होती है, हर एक एंटीबॉडी की संरचना ही होती है। लेकिन यहाँ पे एक रीजन होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो बाकी वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन, यानी कि हर एक एंटीबॉडी के अंदर वो उसकी संरचना सेम होगी। तो अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी कैसे होती है भाई, तो उसके अंदर क्या होता है, ये वाला रीजन है, उनके अंदर क्या होता है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होता है, अलग होता है, तो वो अलग प्रकार की एंटीबॉडी की तरह काम करती है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी जनरली क्या होती है, जो सारी एंटीबॉडी आपकी क्या है ब्लड के अंदर, सब एंटीबॉडी है, सब के सब एंटीबॉडी है, ठीक है। तो एंटीबॉडी का निर्माण करना। अब इसकी फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू क्या है, तो जितनी की जितनी कार्बोहाइड्रेट की थी उसकी इतनी इसकी एक, हाँ 4.2 4.1 कर लो किसी भी कहते, ठीक है। तो अगर देखो जनरली इसके बराबर ही है, यानी कि कहीं पे 4.1 भी लिखा हुआ था, जनरली आप 4 भी मान सकते हो। हाँ, तो फिर क्या है, इसका लगभग 4.1 या 4.2 कर सकते हो आप। हाँ, फिजियोलॉजिकल फ्यूल थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। फिर डेली रिक्वायरमेंट कितना है, हाँ ये याद मतलब आपके पर्सनल दान के लिए याद रखना है। मतलब याद रखो कि भाई आपको पता हो कि भाई मान लो कि भाई मैं खाना खा रहा हूँ, तो मेरे को ये पता होना चाहिए मेरे को डेली कितना प्रोटीन चाहिए। मतलब मैं लेता कितना वो अलग बात है, लेकिन मेरे को चाहिए प्रोटीन रेगुलर कितना चाहिए, पर डे मेरे को कितना चाहिए, कि आपका जितना बॉडी वेट है, यानी पर ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी आपका मान लो 80 किलो बॉडी वेट है, यानी तो आपको कितना डेली 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है। ये आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। फिर सोर्स क्या है पता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा लेंगे तो ठीक है कि भाई ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा आपके मसल में तो होगी, इसके अलावा और ज़्यादा एक्सिस यूज़ करोगे तो क्या होगी, यूरिन के साथ बाहर आएगी, कि नाइट्रोजनी वेस्ट बनेंगे ज़्यादा, नाइट्रोजनी वेस्ट ज़्यादा बनेंगे। भाई यूरिया कहाँ से बनता है, क्या होता है यूरिया बनता कैसे है भाई, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी प्रोटीन के अंदर क्या है, अमीनो एसिड, उनको तोड़ा जाता है, और मेटाबॉलिज्म होने की वजह से यहाँ पे अपने पास क्या उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती। चूंकि अमोनिया क्या है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, और इसको रिलीज करने के लिए एनवायरनमेंट के अंदर क्या बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, और अपने पास इतना पानी है नहीं कि अपन इतने व्यर्थ में ही पानी को क्या कर दे, खराब कर दे। तो ऐसे जंतु जिनके पास पानी की कमी नहीं है, यानी जो जलीय जीव है, वो तो क्या करते हैं डायरेक्ट इस अमोनिया को क्या अमोनिया के फॉर्म में ही बाहर निकाल देते हैं शरीर के सरफेस से। लेकिन जो जंतु जिनके पास पानी की कमी है, तो वो क्या करें कि भाई इसको कन्वर्ट करो, तो बेचारा लिवर जो अपना क्या करता है, इस अमोनिया को क्या है एक दूसरे कम हानिकारक पदार्थ के अंदर कन्वर्ट करता है, और जिसका नाम क्या होता है, यूरिया। और ये जो करता है, ये इसको बोलते हैं यूरिया चक्र या यूरिया साइकिल। ये कहाँ पे चलता है, लीवर में चलता है। आपके कहाँ पे चलता है, लीवर में, ठीक है। अब ये यूरिया का कर दिया, तो ऐसे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो तो कहलाते हैं अमोनिया उत्सर्जी या अमोनोटेलिक। दूसरा ऐसे जंतु जो किसका कर रहे हैं, यूरिया का उत्सर्जन कर रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक या यूरिया उत्सर्जी जंतु। इसमें अपन भी आते हैं, समझ में आई बात। अब कुछ जंतु ऐसे हैं, अब यूरिया क्या है, इसकी तुलना में 250 गुना जो है वो क्या है, कम जहरीला है। किसकी तुलना में, अमोनिया की तुलना में। अब इतना है, लेकिन फिर भी ये टॉक्सिक तो है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत पानी तो क्या है चाहिए, इसलिए अपना यूरिन जो है लिक्विड फॉर्म में, यूरिन के साथ थोड़ा बहुत पानी निकालना जरूरी होता है। लेकिन अगर अपन ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पीते, बहुत कम पानी पीते हैं, तो अपना यूरिन जो है कंसंट्रेट आता है, और उस टाइम अपन को इचिंग होती है, जलन होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो यूरिया टॉक्सिक है। हाँ, तो वो कारण क्यों है, क्योंकि कंसंट्रेट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब
कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर जितना पानी अपन यूरिनेशन करने के लिए या यूरिया को बाहर निकालने के लिए खर्च कर रहे हैं, वो एनिमल उतना भी पानी खर्च नहीं कर सकते। तो वो बेचारे क्या करते हैं, तो उनके अंदर क्या करा जाता है, इस यूरिया को और कम हानिकारक पदार्थ में, लगभग बहुत कम हानिकारक, माने लगभग बिल्कुल हानिकारक है ही नहीं, ऐसा पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड। तो अब ये यूरिक एसिड है जो है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं बाहर निकाल के किस फॉर्म में, ले या पेस्ट के फॉर्म में बाहर निकलता है। बिल्कुल खराब है, टॉक्सिक, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। मतलब आप मान के चलो, आप अगर एक दिन आपको यूरिनेशन आ रहा है, यूरिनेशन हो रहा है लेकिन आप कर नहीं रहे हो, किसी कारणवश आपको इन्फेक्शन हो गया और यूरिन आ नहीं रहा है, एक दिन रोक के बता दो मेरे को, यूरिन डेथ हो जाएगी सीधी, इतने ज्यादा टॉक्सिक होता है। और इसका कोई भी किसी तरह का कोई इलाज या किसी भी, मान लो आपका यूरिनरी ब्लैडर अंदर फट गया तो डेथ निश्चित है आपकी, कोई नहीं बचा सकता आपको। इसलिए यूरिन रोकना सबसे बड़ा क्या है, बैड चीज है, सबसे बड़ी बैड चीज है। ठीक है, इसलिए याद रखना, कुछ भी हो जाए, कितनी भी इमरजेंसी हो जाए, यूरिनेशन हमेशा टाइम से होना चाहिए अपना। हाँ, वो अमोनिया की नहीं आती, अमोनिया की नहीं आती। देखो एक्चुअली क्या होता है, पब्लिक टॉयलेट पे गए हो आप कभी, खतरनाक बदबू आती है, तीखी एकदम, नाक जैसी, मतलब जला देते हैं बदबू, वो क्या है, अमोनिया। तो अमोनिया अपन यूरिन कर रहे हैं, लेकिन यूरिन करने के बाद में जब वो इन्वायरमेंट या एयर या ऑक्सीजन के कंसेप्ट में आता है तो वो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो है वो वापस यूरिया जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, अमोनिया के अंदर। जो पब्लिक टॉयलेट में जो आपको बदबू आती है वो किसकी होती है, अमोनिया की होती है। वो पता नहीं उसका क्या कंसेप्ट है, या पी के देख लो आप, पता चल जाए। आप नहीं पी सकते आप, नहीं नहीं ऐसा ठीक है भाई, भाई उसमें है क्या, भाई देखो उसमें है क्या, नाइट्रोजन कंपाउंड क्या अपन नहीं लेते क्या, लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो आपके डाइजेस्टिव के थ्रू जा रहा है, तो उसका क्या होगा, डाइजेशन कर दिया जाएगा। अब उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है यार, उसमें ऐसा क्या है, पढ़ना कोई पेपर वगैरह, मैं भी देखूंगा कोई ऐसा क्या है उसमें कंपाउंड, ठीक है, कोई पेपर। कोई ताकत नहीं होती, यूरिया है उसमें, कुछ नहीं है, ठीक है भाई, फालतू अपन बोलते हैं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, बाकी उसमें कुछ नहीं है, यूरिया है, ठीक है, अंधभक्ति बातें, ठीक है, यूरिया ही है उसके अंदर, कुछ नहीं होना उससे, ठीक है। अब 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 ये यूरिक एसिड बन गया, कोई बोल दे कि पुनर्जन्म होता है, तो क्या मान लोगे, मैं तो नहीं मानूंगा भाई, मैं तो नहीं मानूंगा। पुनर्जन्म क्या क्या होगा, पुनर्जन्म जब एक अंडाणु और शुक्राणु के बनने से नया सजीव बनता है, और हर एक किसी इंसान, मान लो कोई एक जीव, मान लो कोई आदमी जो है अपने जीवन में जितने भी शुक्राणु बनता है, हर एक शुक्राणु का डीएनए अलग होता है, तो कैसे एक आदमी सेम के सेम वापस हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ दो भाई जो है उनका डीएनए सेम नहीं हो सकता, तो कैसे पुनर्जन्म पॉसिबल है, किसी दूसरे आदमी के अंदर पुनर्जन्म, तो कर्ण अर्जुन इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, वो फिल्म में ही हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। वो टीवी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, फर्जीवाड़ा है सब, ठीक है। अब इधर देखो यूरिक एसिड, अब देखो, अब ठीक है, यूरिक एसिड अब क्या है, यूरिक एसिड लीस्ट है, सबसे लीस्ट कम, ऐसा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है जो सबसे कम टॉक्सिक है, यानी न के बराबर टॉक्सिक है। तो इसके लिए जितना कम पानी मैं क्या करूं, यूज करूं उतना कम। तो ये यूरिक एसिड ऐसे सजीवों में पाया जाता है जिनके पास पानी की बहुत कमी, मतलब पानी है ही नहीं, जैसे कि छिपकली बेचारी कहां से पानी पिएगी, सांप कहां पानी पिएगा, वो क्या ये क्या करते हैं, जो भी कीट वगैरह या जो भी खाते हैं जनरली उनके अंदर जो पानी होता है उसी से अपनी क्या करते हैं, पानी की पूर्ति करते हैं। जैसे कि मान लो छिपकली क्या किसी पतंग को या किसी इंसेक्ट को खा रही, तो इंसेक्ट के अंदर थोड़ा बहुत पानी की मात्रा, उसी से वो क्या करती है, काम चला लेती। तो इनके अंदर ये जो यूरिक एसिड बाहर निकाला जाता है, ये लई या पेस्ट के फॉर्म में निकाला जाता है। तो पक्षियों की जो बीट होती है एक्चुअली उनका क्या होता है, वो यूरिन होता है। क्या होता है, यूरिन। तो याद रखना 3 प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। ये बनते कहां से, कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है उससे बनते हैं, ठीक है। तो इनको इसलिए बोलते हैं नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ।
नाइट्रोजन कहां से आया? क्योंकि अमीनो अम्ल के अंदर नाइट्रोजन होता है, हर एक अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, यानी एक अमीनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक यानी क्या है? एसिडिक ग्रुप, यानी सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप होता है, इसलिए बोलते हैं। हाँ फूड, नहीं नहीं पर अपन को अब दोनों ही पेस्ट के फॉर्म में होता है, लेकिन अपन से आइडेंटिफाई नहीं होता। बाकी अलग क्या बोलते हैं, फीकल मैटर अलग होता है उनका, और यूरिन जो है यानी जो लई या पेस्ट है वो अलग होता है। ठीक है, लेकिन अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये है अपना क्या, अब प्रोटीन से, अब इसके सोर्स क्या क्या है? जो भी बीन है, पल्स जो है, ठीक है, तो उसके अंदर प्रोटीन है आपके। ठीक है, सोयाबीन जो है प्रोटीन का सोर्स है, मिल्क के अंदर भी प्रोटीन है। ठीक है, फिर कर्ड जो दही के अंदर भी क्या है? प्रोटीन है। अब अगर आपको पूछूं मैं, दही आपके बॉडी के लिए हेल्दी है या मिल्क जो है वो ज्यादा हेल्दी है? दही ज्यादा हेल्दी है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन उसमें भी है, इसके अलावा भी वो उसके अंदर क्या है? डिफरेंट तरह की क्या है? विटामिन और ज्यादा क्या होगी? इंक्रीज होगी। बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं अपन गेट हेल्थ को इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि दूध की तुलना में आप दही का जो सेवन है करो। ठीक है, फिर दूसरा, बाकी तो एग के अंदर है, फिश के अंदर है, मीट है, नट्स वगैरह सब। एग वाइट, ठीक है, नहीं कुछ रिमूव होते हैं, लेकिन हाँ होते हैं, लेकिन मतलब मतलब ज्यादा ऐड, रिमूव कम होते हैं, ऐड ज्यादा होता है। वो उसको उनको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, क्योंकि लैक्टेज एंजाइम नहीं बनता, कम हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, लैक्टोज का पाचन नहीं होने की वजह से वो अपने जॉइंट के अंदर क्या हो जाता है, इकट्ठा होने की वजह से उनमें जॉइंट की पेन प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसलिए ज़्यादा एज की उम्र में जो है अपन को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ होते हैं वेगन जिनको बोलते हैं अपन, वीगन जिसको बोलते हैं, मतलब जो है मिल्क प्रोडक्ट यानी डेयरी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उनसे जो चीजें मिल रही है वो दूसरी जगह से लेके उनकी पूर्ति कर लेते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट लेने के औचित्य क्या रहा? अब मान लो कि भाई आपको लैक्टोबैसिलस चाहिए, मार्केट में उसकी प्रिजर्व करे हुए लैक्टोबैसिलस की टेबलेट आती है, बिल्कुल आती है। मेडिकल में जाना, बोलना क्या प्रिजर्व लैक्टोबैसिलस की टेबलेट दो, बढ़िया से टेबलेट दे देगा वो आपको। ठीक है, उसमें बैक्टीरिया को प्रिजर्व कर रखा होता है टेबलेट के अंदर। हाँ, दूध का कोई ऐसा कोई छोटे बच्चे के बाद में इतना दूध का रोल अपनी बॉडी के अंदर। और प्रोटीन तो आप सोच रहे हो प्रोटीन कुछ नहीं होता, प्रोटीन नॉर्मल थोड़ा सा प्रोटीन होता है बस, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यही है कि भाई क्या आपकी बॉडी के अंदर एसिड है और थोड़ा बहुत और मतलब एसिड ले हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इधर देखो, अब इधर देखो फंक्शन क्या क्या है प्रोटीन के। तो अपन ने क्या बोली कि टिश्यू ग्रोथ के अंदर मदद करता है। ठीक है, रिपेयर मैकेनिज्म के अंदर प्रोटीन काम आते हैं। फिर एंजाइम्स के अंदर, हार्मोन्स के अंदर प्रोटीन बेस्ड है सारे। भाई अपन ने बोला था कि एंजाइम तो पूरे टोटल क्या होते हैं, प्रोटीन बेस्ड होते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रोटीन बेस्ड होते हैं। ठीक है, फिर और क्या करते हैं आपके अंदर जो भी है एक संतुलन यानी होम्योस्टेटिक बनाने का काम भी कौन करते हैं, प्रोटीन करते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक क्यों? ऑस्मोटिक मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स वगैरह, आयंस वगैरह सबका क्या है, बराबर इक्वल क्या हो उनको मेंटेन करना। तो प्रोटीन का कुछ रोल क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस के अंदर बनाने के अंदर रोल होता है। ठीक है, फिर अपन बात कर रहे हैं डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है। तो ये तो मैंने बात कर रखी है, क्वासिओरकर और मरासमस। क्वासिओरकर के अंदर तो क्या होता है, केवल प्रोटीन की कमी, लेकिन मरासमस में क्या होता है, प्रोटीन के साथ साथ, यानी मरासमस में क्या वीकनेस तो है, लेकिन इसमें क्या है, मरासमस में क्या है, प्रोटीन की कमी है, प्लस एनर्जी यानी कि कार्बोहाइड्रेट उनकी भी क्या है, कमी है। तो उस वजह से एनर्जी नहीं, तो उस व्यक्ति में वीकनेस भी होती है और एक पेट लटका हुआ, मुंह बाहर निकला हुआ। ठीक है, वो आप फोटो देख लेना, इंटरनेट पे खूब आते हैं। ठीक है, तो क्वासिओरकर और मेरासमस ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लेवल पे, इनको पूछते हैं। ठीक है, फिर फैट तीसरा,
ठीक है। तो फैट में क्या है कि ये क्या है, एनर्जी रिच फूड है, चूंकि ये क्या प्योर फॉर्म में स्टोर्ड होता है, स्टोर के लिए पानी नहीं लगता इनके लिए, क्या स्टोर के लिए बिल्कुल पानी नहीं लगता, यानी कि ये प्योर फॉर्म में स्टोर होता है। और चूंकि प्योर फॉर्म में स्टोर होगा तो जब इनका वापस ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो उससे एनर्जी भी क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। यानी कि क्या है, रिजर्व सोर्स ऑफ फूड स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, जो क्या करता है मैक्सिमम एनर्जी देता है, लगभग 9 कैलोरी। 1 ग्राम जो फैट है वो कितना देता है, 9 किलो कैलोरी, यानी मैक्सिमम जो एनर्जी अगर लिबरेट होती है तो किससे होती है, फैट से। ठीक है, तो देखो फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू जो है इनकी कितनी है, 1 ग्राम से कितने, 9 किलो कैलोरी। ठीक है, फिर अगला कि डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, लगभग आपकी डाइट का जो है यानी टोटल कैलोरी उसके अंदर कितना 20 से 25% लगभग आपको क्या लेना चाहिए, फैट लेना चाहिए। ठीक है, सोर्स क्या है, यूज हो चुका, नहीं तो नहीं ऐसा तो भाई आपके फैट बॉडी के अंदर फैट भी तो काम भाई कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, यानी लिपिड है, तो लिपिड आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड काम आ रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड वगैरह, तो वो कहाँ से आता है, अपन जो लेते हैं उन्हीं से आता है, ओमेगा 3। हाँ वो मेंटेन, भाई नई सेल बन रही है उसमें कहाँ से आएगा फैट, तो लेंगे उसी में तो आएगा। ठीक है, तो क्या होगा उनके अंदर फॉस्फेट जोड़ के क्या नई सेल बनाना, किसी सेल के अंदर ग्रोथ हो रही है उसके अंदर चाहिए नए नए लाइसोसोम बन रहे हैं, तो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में भी तो क्या होंगे, लिपिड होते होंगे। ठीक है, तो उन लिपिड, वो लिपिड आए कहाँ से, जो अपन ले रहे हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो ये सारे एसेंशियल फैटी एसिड है, यानी एसेंशियल बॉडी के अंदर नहीं बनते, बाहर से लेना पड़ता है। कोई भी चीज़ आवश्यक या एसेंशियल का मतलब ये बॉडी के अंदर नहीं बन रही है, उनको बाहर से लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो एसेंशियल फैटी एसिड है उनकी क्या हो रही है, रेगुलर जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये जो घी वगैरह है, बटर, ऑयल, नट्स है, फिश ऑयल्स है, एग योक है, इन सब के अंदर क्या है, फैट है, जो आपकी बॉडी के अंदर क्या है, जरूरी है। समझ में आई बात। ठीक है, तो इसलिए अब पता चल रहा है आपको कि फैट का, अब पहले क्या सोच रहे थे कि फैट तो क्या कर रहा है, सिर्फ मोटापा ही बढ़ा रहा है, स्टोर्ड फॉर्म में ही है, लेकिन फैट का काम है, फैटी एसिड आपके बॉडी के अंदर जो बन रहा है वो तो है ही है, इसके अलावा जो इसेंशियल बाहर से ले भी रहे हो, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली का है, अभिन्न अंग है, यानी उसका मुख्य ढांचा तो फैट ही बनाते हैं, फॉस्फोलिपिड ही बनाते हैं। ठीक है, फिर फंक्शन क्या है, तो क्या है, एनर्जी स्टोरेज के फॉर्म में काम कर रहा है। ठीक है, इंसुलेशन, इंसुलेशन का मतलब गर्मी मेंटेन करना, जैसे कि पोलर रीजन के अंदर जो एनिमल होते हैं फैट, उनको वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जिस फीड में जिस टाइम पीरियड के दौरान सर्दी नहीं होती उस दौरान वो इतना ज़्यादा खाते हैं ताकि क्या हो, फैट क्या करे, लेयर बन जाए, सेम। और फिर क्या होते हैं वो हाइबरनेशन या क्या होते हैं उसमें चले जाते हैं सर्दी के अंदर, और उसी फैट को फिर क्या करते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बॉडी इंसुलेशन के अंदर भी क्या करते हैं, फैट मदद करते हैं। ठीक है, और कुछ वाइटल ऑर्गन को भी जो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, क्यों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम कर रही है। ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर भी कौन काम कर रहे हैं, फैट ही काम कर रहे हैं। एडी के जो किसमें किसमें घुलनशील है, लिपिड में, तो उनका एब्जॉर्प्शन तो उनकी वजह से ही होगा, तो यानी उसके एब्जॉर्प्शन के अंदर भी कौन मदद कर रहा है, फैट मदद कर रहा है। ठीक है, फिर डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है भाई, वीकनेस आ सकती है, स्किन ड्राइनेस जो है, ठीक है, विटामिन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, क्यों, फैट की कमी। हाँ नहीं फैट नहीं होता उसमें, क्या होता है मतलब ऐसा ऑयल है जो स्किन ग्लैंड जो है वहाँ से क्या होता है, वहाँ से नहीं है तो अंदर का निकलता है, लेकिन क्या करती है वो फिर क्या बोलते हैं अपने बॉडी से एक्सिस जो है उसके अंदर क्या है, मिनरल्स भी है और दूसरे तरह के आयंस भी है, ओनली फैट नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से। ठीक है, फिर एक्सिस, एक्सिस से क्या होगा कि भाई ओबेसिटी आ जाएगी आपके अंदर। अब विटामिन डेफिशिएंसी इससे कैसे हुई भाई, फैट नहीं होगा तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो उनका क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। फिर ओबेसिटी है, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, या हार्ट अटैक, उसका फाइनल कारण क्या होगा, हार्ट अटैक। नहीं 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 निकलेंगे, हमेशा ध्यान रखना, अगर वाटर सॉल्युबल अगर विटामिन आप ले रहे हो, और जरूर मैं कोई बोल रहा है यार कि ये तो विटामिन की टेबलेट ले ले, कोई क्या खराबी नहीं करेगी, खराबी नहीं करेगी वो तो मान लिया, लेकिन एक्सिस है वो यूरिन के साथ बाहर आएगी, कोई मतलब नहीं है उसका लेने का, जितनी चाहिए बॉडी उसे उतना ही यूज करेगी। एक्सिस चीजें लोगों क्या करेगा, डिटॉक्सीफाई करके बाहर निकाल देगा, कौन, लीवर, उसका काम ही है एक्सिस चीजों को क्या करना, बाहर निकालना। ठीक है, तो जो क्या वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है एक्सिस अगर कोई लोगो तो क्या होगी, वो बाहर निकल जाएगी।
फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर, हाँ बस ये सिंपल है, कुछ नहीं है। एक तो होता है प्यूफा, एक होता है म्यूफा। अब दोनों में फर्क क्या होता है मैं समझा देता हूँ। प्यूफा का मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड है उसके अंदर। हाँ अदर ये बता देता हूँ, देखो देखो, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब आपके जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो अपन को ज्यादा नहीं लेने। क्यों नहीं लेने? बॉडी उसका सिंथेसाइज खुद कर लेती है, ठीक है। लेकिन जो सैचुरेटेड है या जो क्या है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसके अंदर डबल बॉन्ड ज्यादा है, उनको अपन को, यानी कि जैसे ओमेगा 6 है या ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो इनको क्या करना पड़ता है अपन को डाइट के साथ कंज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए अपन बोलते हैं कि हेल्दी जो ऑयल है या हेल्दी फैट कौन सा होगा? जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा है। जितने ज्यादा डबल बॉन्ड है वो फैट उतना हेल्दी है। तो अपन खा क्या रहे हैं? रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं। रिफाइंड ऑयल में क्या करा गया? उसको बहुत ज्यादा गर्म करा गया, तो उसके अंदर डबल बॉन्ड जो नेचुरली थे वो तो सारे टूट गए। तो अब वो क्या है? म्यूफा है। या अगर म्यूफा है यानी कि एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या है? अनसैचुरेटेड है वो, ठीक है। तो वो क्या होगा? बॉडी के अंदर एक्सिस जाके क्या करेगा? फैट कॉज करेगा, यानी ओबेसिटी कॉज करेगा। क्यों? वैसे फैटी एसिड तो बॉडी खुद बना सकता है, उनकी तो जरूरत ही नहीं है। जरूरत किसकी है? प्यूफा की है, पॉली अनसैचुरेटेड वाली की, या ओमेगा 6 ओमेगा 3 की। वो तो आ ही नहीं रहे हैं, बाहर से नहीं आ रहे, तो क्या होगा? गड़बड़ हो रहा है। जो खा रहे हैं वो तो क्या है? मोटापा ही बढ़ाएंगे, ठीक है। घी में से क्या है? घी में सैचुरेटेड होते हैं, घी में अनसैचुरेटेड नहीं होके बाकी की तुलना में क्या होते हैं? गाय के घी में स्पेशली, किसकी बात कर रहा हूं? गाय के घी में स्पेशली क्या है? क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या होता है? अच्छा अमाउंट होता है। इसलिए गाय का घी होता है जो, ऐसा नहीं है कि भाई क्या है सैचुरेटेड है या क्या बोलते हैं प्यूफा है। मैं बता रहा हूं, देखो नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एक चीज समझो, ऐसा समझो कि सैचुरेटेड का सैचुरेशन, मान लो कि भाई मैं खाना खा रहा हूं, मेरे में सैचुरेशन हो गया, यानी कि मैं फुल हो गया हूं एकदम, अब मैं नहीं खा सकता। यानी सैचुरेटेड का मतलब ये ऐसे है क्या? देखो एक तो है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि उसके अंदर अब दूसरा कोई ग्रुप नहीं जोड़ सकते। लेकिन डबल बॉन्ड है तो मैं क्या कर सकता हूं? डबल बॉन्ड तोड़ के उसके ऊपर दूसरा ग्रुप जोड़ सकता हूं। यानी और ये अब अभी भी क्या कर सकता है? खा सकता है, यानी कि भूखा है। तो सैचुरेटेड का मतलब उसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, और अनसैचुरेटेड का मतलब उसके अंदर एक। अब अनसैचुरेटेड में कितने डबल बॉन्ड है? एक है, यानी मूफा। एक से ज्यादा यानी बहुत ज्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्यूफा। और प्यूफा की जो है ये क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं। क्या होते हैं? एसेंशियल, यानी बॉडी में इसका सिंथेसिस नहीं होता। हाँ, ऑलिव ऑयल जो यूज लेते हो आप, या जो नॉर्मली आप घानी का जो तेल यूज करते हो, ठीक है, और नॉर्मली जो गाय का घी वगैरह, उनके अंदर क्या होते हैं? ये प्यूफा होते हैं, या ओमेगा 6 या ओमेगा, जैसे कि ये अपन चिया सीड खाते हैं, ठीक है, ये चिया सीड्स वगैरह लेते हैं, और दूसरे वाले पंपकिन सीड है, या बाकी जो सीड सारे, उनके अंदर क्या है? प्यूफा है, ओमेगा 6 ओमेगा 3 एसिड है। नहीं खा, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ऐसे नहीं क्या यार ये तो मतलब फॉर्चून लेके आओ, नहीं वही भी रिफाइंड ही है। सोना से खा लाओ वो भी रिफाइंड है। माँ को कुछ भी लाओगे फिल्टर्ड। और अगर भी कच्ची घानी का तेल है वो भी क्या ज्यादा स्पीड से निकला हुआ नहीं होना चाहिए। किससे? नॉर्मल जो कोलू वाला, ज्यादा स्पीड से क्या होगा? वहां पे टेम्परेचर ज्यादा डेवलप होगा, क्योंकि मशीन घूमेगी, तो उस वजह से क्या होगा? उसको टेम्परेचर मिलने की वजह से कुछ डबल बॉन्ड उसके भी क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। इसलिए जो लकड़ी की घानी जो घूमती है बिल्कुल स्लो स्पीड से घूमती है, उसका तेल जो है ओरिजिनली क्या होता है? उसके अंदर प्यूफा होता है, ठीक है। तो याद रखना, कोई भी रिफाइंड तेल आप मार्केट में जो भी मिल रहे सारे के सारे रिफाइंड। ऑलिव ऑयल ला के जाना, ठीक है, 5 लीटर का जो है वो 4000 का आएगा, ठीक है, 5 लीटर का 1000 रुपए का आएगा।
सॉरी 5,000 3500 रुपये 4,000 रुपये अलग अलग ब्रांड के अलग अलग लिखे होते हैं, ठीक है। तो अच्छी चीज़ होगी, पैसे लगेंगे उसके, ठीक है। इधर देखो, हाँ तो इसमें क्या जितना ज़्यादा, वो तो सबसे उनमें क्या करते हैं फिर वो, मान लो ज़्यादा ही खराब हो जाता है उसके बाद में, जो अच्छी दुकान वाले होते हैं जिनकी मतलब थोड़ी रेपुटेशन होती है, तो वो क्या करते हैं ज़्यादा पुराना भी यूज़ नहीं करते, तो वो क्या करते हैं फैक्ट्री, साबुन बनाने वाली फैक्ट्री, उनको क्या कर देते हैं वो तेल दे देते हैं, उनसे फिर क्या बनाते हैं साबुन। साबुन क्या होता है एक्चुअली, फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। अपन पता है वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। तो उस तेल को फिर क्या करते हैं, ये ओसवाल वगैरह जो ये साबुन अब अलग अलग कंपनी सब क्या है, ये खराब तेल से बनते हैं, या उन सब लोगों से क्या कर रखा है उन्होंने कॉन्टैक्ट कर रखा होता है, तो फैक्ट्रियों में चला जाता है ये पुराना तेल जो यूज़ करते हैं। बाकी जो अनरेपुटेटेड है या स्ट्रीट फूड में वगैरह में जो है वो क्या करते हैं फिर, जितना चला उतना ही बढ़िया है भाई। रिफाइंड पहले से ही वो खराब ही है, रिफाइंड और ज्यादा कर रहे हो तो, और वो तो क्या है वर्स्ट है पूरा, नहीं खानी चाहिए। सब्जी गर्म करके नहीं खानी चाहिए। तेल मान लो किसी में आपने फ्राई करके यूज करा, वापस सब्जी में डालने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। गाँव में क्या करते हैं यार, तेल फेंकेगा कौन, तो क्या करते हैं दोबारा सब्जी बना लेंगे, उससे क्या है खराब चीज़ है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, जो अचार में क्या है, तेल डाला हुआ है, और क्या है उसमें, क्या है थोड़ा सा गर्म करके, मतलब मामूली सा गर्म करके उसमें डालते हैं, लेकिन है क्या, डाल कौन सा रहे हैं अल्टीमेटली, कौन सा डाल रहे हैं, रिफाइंड ही डाल रहे हैं। कौन सा ऑलिव ऑयल लाके डालते हैं उसके अंदर, नहीं डालते हैं, रिफाइंड ही डालते हैं। हाँ भाई, अगर कोई मान लो भाई है, कहीं है कि भाई हाँ मैं तो अच्छा डालूंगा तो ऑलिव ऑयल डाल सकता है, बाकी हर मतलब हर इंडियन के घर में रिफाइंड ही होता है, ये फैक्ट बात है, ठीक है। तो पहले लोगों में बीमारियां क्यों नहीं होती थी पुराने टाइम में, क्यों, क्योंकि सब्जियां घर में बनती नहीं थी, आती नहीं थी, तो क्या करते थे राब और ये चीजें, रोटी वगैरह यही खाते थे, तो इसमें खराब ऑयल वगैरह ये चीजें आती नहीं थी, हार्ट की डिजीज होती नहीं थी। लेकिन अब सब्जियां वगैरह ये चीजें आने लग गई, यानी तेल आने लग गया, तेल आने लग गया, और तेल होता भी नहीं था ना, तो बहुत आता सा थोड़ा सा, क्यों तेल आता ही नहीं था वहाँ घर पे। बटर क्या है, ये डालडा घी जो है ना, अमूल बटर जो खाते हो ना, वही डालडा घी है, जो ऐसे पैकेट के फॉर्म में ऐसे बना के डाल दिया, वही है जो डालडा कंपनी का जो घी आता था ना पहले, वनस्पति घी जिसको बोलते थे, वो वही सेम है। वो तो क्या है, रिएक्शन के द्वारा बनाया गया है, वो तो यही है, सैचुरेटेड ही है। उसमें क्या है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया गया रिएक्शन के द्वारा, पहले वो तेल था। किससे, किसने कहा सही है, वो तो खराब है, ठीक है। उसमें है क्या, डबल बॉन्ड तो छोड़ो कहीं नहीं है, बाकी चीजें भी उसमें खराब है। तो उससे क्या है भाई, पहले उस फॉर्म में वो घी आता था, उस घी की क्या बना ली, टिक्कियां बना ली, नाम दे दिया अमूल, वो सेम है डालडा घी है, ठीक है। खा रहे हैं ना कि भर भर के अमूल के डाला, वो बहुत खराब है, सबसे खराब है। इसलिए कहीं पे बाहर खाना खाना जाए ना, कैसी रोटी लेनी है, बिना घी वाली रोटी लेनी, घी वाली रोटी नहीं लेनी, विदाउट बटर, ठीक है। बोल पूछता है वो, बट सर बटर या विदाउट बटर ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है, विटामिन्स, ठीक है, और मिनरल्स, ठीक है। तो विटामिन्स बचे, मिनरल्स, और बाकी तो क्या है, जल और फाइबर है, ठीक है। और विटामिन्स के अंदर अपन क्या कल देख लेंगे, वैसे एक बार मैं क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, बाकी विटामिन का एक एक विटामिन अपन कल देख लेंगे। विटामिनों को क्या करा जाता है, घुलनशीलता के आधार पर, किसके, सॉल्युबिलिटी या घुलनशीलता के आधार पर दो ग्रुपों में बांटा गया। एक तो ऐसे विटामिन जो पानी में घुलनशील हो, ठीक है, तो उनको बोलेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन या जल में घुलनशील विटामिन। और आपके लेवल पे ये सवाल पूछ लेते हैं, छोटी 4th ग्रेड में, 3rd ग्रेड में, 1st ग्रेड में, RS लेवल पे, SI लेवल पे ये सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि जनरल जिस बच्चे ने पढ़ा नहीं होता उसको याद नहीं होता ये चीज़। आप सोच रहे हो मैंने पढ़ा है मेरे को याद है, बाकी वालों को याद होगा, ऐसा नहीं है। जिसने नहीं पढ़ा है उसको साइंस याद नहीं है, ये फैक्ट है। हाँ छोड़ रहे हैं, क्यों कि याद नहीं होगी, क्यों पहले से डर रहे हैं कि मैं याद, अब याद करा नहीं, याद करा तो क्या है, आपके शरीर से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। जिसका कोई लेना देना नहीं, कहाँ पता नहीं कौन आया था, कहाँ किधर से हिस्ट्री, वो तो अपन याद कर रहे हैं, शरीर की चीजें अपन याद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सबसे जो इजी चीज है, ठीक है। तो इधर देखो, विटामिन का मैं क्लासिफिकेशन बता दे रहा हूँ।
ठीक है, अब इधर देखो दो ग्रुप है, एक तो है फैट सॉल्यूबल और एक क्या है वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, तो इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, कभी भूलोगे नहीं। क्या है, सबसे पहले एक लिख रहा हूं मैं कीड़ा, क्या लिख रहा हूं, कीड़ा। अब कान में जब कीड़ा घुसता है तो क्या करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा तेल गर्म करके डालते हैं। तेल क्या है, ऑयल है, तो फटाक से क्या होता है उसके साथ बाहर आ जाता है। यानी ऑयल में कीड़ा जो है क्या है, घुलनशील है। ऑयल मतलब तेल, फैट। तो विटामिन के, ई, डी और ए ये क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये फैट में घुलने वाली विटामिन है, फैट में। ठीक है, अब इसके पीछे कौन बची, वाटर वाली। कौन सी बची, दो ही। कौन सी, विटामिन बी और सी। अब बी में क्या है, बहुत सारी है, बी कॉम्प्लेक्स है, पूरा समूह है, B1 है, B2, B3, ठीक है, B5, B6, ये सारी बी किस में आती है, वाटर सॉल्यूबल में। और दूसरी विटामिन सी, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो याद रखना, विटामिन का नाम होना चाहिए, इसके अलावा इसका रासायनिक नाम क्या है वो भी पता होना चाहिए। मैचिंग के अंदर पूछेंगे, हाँ मैचिंग के अंदर पूछेंगे और 100% विटामिन से आपका सवाल आएगा, पक्का और पक्का सवाल। इस फूड एंड न्यूट्रिशन में आज जो मैंने पढ़ा, एक भी सवाल आ सकता है, दो भी आ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि साइंस एंड टेक के अंदर वो नॉर्मल जो हर बार सवाल पूछता है उतने को उतने सवाल पूछेंगे, ऐसा नहीं है। वो ह्यूमन बॉडी से ज्यादा सवाल बढ़ा सकता है, 2 सवाल बढ़ा दिए उसने, मर्जी एग्जामिनर की। सिलेबस में ऐसा थोड़ी बोल रखा है कि इस पोर्शन से मैं इतना ही पूछूंगा, ऐसा नहीं दे रखा है। वो तो पहले उनका पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग वो पूछ रहे मर्जी। ठीक है, मेरे जैसा कोई होगा तो किसी का कोई इंटरेस्ट है तो वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग सवाल बनाएगा। वो सोचेगा भाई कि मेरे टॉपिक से मैं ज्यादा सवाल दूं। ठीक है, इसीलिए इसमें से पक्का 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 सवाल आएगा। दूसरा एक आई, नेत्र, विजन, उसमें से पक्का सवाल बनेगा। ब्लड, और ब्लड में से वो तो फेवरेट सवाल ही है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा फंसता अगर कोई है तो वो ब्लड ग्रुप में फंसता है इंसान। कि वो टेबल हर जगह पे पढ़ता है, किसको कौन दे सकता है, कौन से ब्लड ग्रुप पढ़ता है, लेकिन समझ में किसी को नहीं आती। हर जगह पे हर किताब में लिखी हुई है, टेबल बना रखी है, ये टेबल बना रखी है, लेकिन समझ में किसी को नहीं आती, इसलिए अपन को पता है। ठीक है, तो वो सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कल अपन क्या देख लेंगे, अपने क्या चीज है, LADKE मतलब, हाँ हाँ लड़के, हाँ ठीक है, सही, बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। ठीक है, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है भारत में, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी पहले 3 थे, अब 4 हुए। हिमालय, पश्चिम सुंदरलैंड है, इंडो बर्मा, 4 है। ठीक है, कौन कौन से, इसकी मैं ट्रिक बताता हूं आपको। विस, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड और हिमालयन रीजन। अब हिमालयन के आगे क्या, ईस्टर्न हिमालयन नहीं होगा, वेस्टर्न हिमालयन तो होने से रहा, वो अलग है, वो अलग है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं, वो तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर डाला गया। ये बायोडायवर्सिटी हॉट यानी जैव, हाँ वो है कि उसके इनकी इनकी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को डेफिनेशन क्या है, पहला शर्त है इसकी क्या है, उस हॉटस्पॉट या एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर 1500 तो क्या होनी चाहिए, वेस्कुलर प्लांट की स्पीसीज होनी चाहिए। वेस्कुलर का मतलब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, मतलब जो आप आसपास प्लांट देख रहे हो, एक तो हो और एक जिम्नोस्पर्म जिसमें पाइनस वगैरह साइकस वगैरह आते हैं, वो आते हैं जिम्नोस्पर्म के प्लांट। यानी उनके अंदर क्या होता है, वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं वेस्कुलर प्लांट। तो वैसे वेस्कुलर प्लांट की क्या होनी चाहिए, 1500 से ज्यादा स्पीसीज उस एरिया में होनी चाहिए, पहली शर्त ये। अगर किसी एरिया को मेरे को प्लांट 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 वेस्कुलर प्लांट की 1500 से ज्यादा स्पीसीज होनी चाहिए, तो पहली शर्त है कि किसी एरिया को अपन क्या बना सकते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के तौर पे घोषित कर सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता तप्त स्थल। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या है कि उस एरिया के अंदर की
कि 70% जो ओरिजिनल वेजिटेशन है वो नष्ट हो चुकी हो। हाँ, उस एरिया की 70% ओरिजिनल जो वेजिटेशन है या उस एरिया का 70% भाग है, नॉर्मल किसी कारणवश क्या हो गया हो, नष्ट हो, चाहे नेचुरल कैलामिटी की वजह से हो चाहे किसी कारणवश हो। तो इसलिए तो इसको नाम दिया जैव विविधता तप्त, यानी हॉट स्पॉट है ये। इसको प्रिजर्व करने की क्या है, जरूरत है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी भी क्या है यहाँ पे ज्यादा है। अब चूंकि प्लांट है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, तो उस वजह से क्या होगा, एनिमल स्पीसीज भी तो ज्यादा होगी। तो अपने वेस्टर्न घाट के अंदर नई नई स्पीसीज खूब मिल रही है, चाहे एमपी नहीं। हाँ, दो कंडीशन है किसी एरिया को हॉटस्पॉट बनाने के लिए। दो कंडीशन है, क्या, एक तो 1500 स्पीसीज होनी चाहिए, और दूसरा क्या है 70% इसका ओरिजिनल वेजिटेशन क्या हो चुका हो, नष्ट या लॉस हो चुका हो। ये दो शर्तें हैं। और अपने इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने, 4, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड और ईस्टर्न हिमालयन रीजन। हाँ, वो अलग है। फिर अपने इंडिया के अंदर 4 ही है, और 4 में भी कुछ श्रीलंका के साथ मतलब कोलैबोरेशन में है, या मतलब, लेकिन इंडिया के मतलब अंडर के अंदर अगर देखा जाए तो 4 ही आते हैं। ठीक है, तो ये है आपके। और एक मैं और याद करवा देता हूँ आपको चीज़। ठीक है, और क्या याद करवाता हूँ कि 3 प्रकार के, एक होता है सदर्न ब्लॉट, एक होता है नदर्न ब्लॉट, एक होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, अलग अलग प्रकार के केमिकल की पहचान, जैसे कि अपने क्या बोलते हैं, एड्स की सही तरीके से पहचान करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग करी जाती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसका। ठीक है, तो उस प्रकार से ये 3 तरह के ब्लॉटिंग होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है, स्नो ड्रॉप। स्नो का मतलब बर्फ, ड्रॉप का मतलब गिरना, यानी स्नो ड्रॉप। एस फॉर सदर्न ब्लॉटिंग। बता रहा हूं अभी, एक है ना, एस का मतलब सदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, तो एस फॉर डीएनए, डी फॉर डीएनए, यानी सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए की पहचान करने के लिए होती। किसकी पहचान करने के लिए, डीएनए की। तो यानी कोई पैथोजन अगर डीएनए युक्त पैथोजन है तो उसकी पहचान के लिए कौन सी ब्लॉटिंग करेंगे, सदर्न ब्लॉटिंग। अगर किसी के अंदर क्या है, आरएनए, तो उसके अंदर कौन सी ब्लॉटिंग करी जाती है, नदर्न। ठीक है, कौन सी ब्लॉटिंग करी जाती है, नदर्न ब्लॉटिंग। और अगर किसी के अंदर अगर क्या है, प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन, तो प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी ब्लॉटिंग करी जाती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ये आपके मैचिंग में भी पूछ लेते हैं कभी कभार, आरएस लेवल पे तो पक्का ही पूछ लेते हैं ये। ठीक है, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग। तो इसमें क्या करते हैं, एक डिवाइस से क्या करते हैं, कोई भी केमिकल कितना भी कम अमाउंट में हो तो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक क्या है, बायोकेमिकल टेक्निक है, यानी मॉलिक्यूलर टेक्निक है ये। जैसे कि पीसीआर कैसे होती है, जो क्या करती है, डीएनए की कॉपी। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो 3 प्रकार की ब्लॉटिंग करी जाते हैं। तो अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोटेक पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत मैं इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अभी तो ट्रिक के लिए याद रखना, सदर्न, नदर्न, वेस्टर्न। तो इसकी ट्रिक है स्नो ड्रॉप। तो सदर्न से डीएनए की पहचान करते हैं, नदर्न से आरएनए की पहचान करते हैं, और वेस्टर्न से किसकी पहचान करते हैं, प्रोटीन की पहचान करते हैं। ठीक है, तो कल मैं आपको थोड़ा सा विटामिन पढ़ा दूंगा और मिनरल्स वगैरह, ये सारी चीज पूरा करके कल अपन डिजीज कर लेंगे, और कोशिश करेंगे बैक्टीरिया वाली डिजीज कर लेंगे अपन, है ना। ठीक है, तो संडे लगा ले, कल छुट्टी है तो कल नहीं, संडे को लगा लें। और कल वैसे मैं आऊंगा भी, तो कोई काम है तो इस वजह। ठीक है, तो चलो देखो, या तो संडे को या कल की है तो मैं इन्फॉर्म करवा दूंगा तुमको, है ना। ठीक है, तो कल वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डिजीज भी है उसमें और विटामिन भी है, दोनों में से सवाल आएंगे पक्का। ठीक, पढ़ा दूंगा बायोटेक्नोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं। इकोलॉजी पढ़ाए, बिल्कुल जाएगी। ठीक है, और चलो कोई नहीं, मैं इकोलॉजी पढ़ाऊंगा, आपके ज्योग्राफी में भी काम आएगी। ठीक है, चलो मैं इकोलॉजी पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इकोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, उसमें सारा चीजें मैं कंसेप्ट बता दूंगा आपको। ठीक है।